नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में। ये काफ़ी डिटेल वीडियो होगा। ये वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि उनका बिजनेस मॉडल क्या है, इसके अलावा उनके क्या क्या अलग अलग जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज वो ऑफर करते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनली जो पावर एक्सचेंजेस है, इसके बारे में हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। और ये जो स्टॉक है उसमें क्या ट्रिगर्स है फ्यूचर में, जैसे कि एम्बेड और मार्केट कपलिंग, ऐसी जो चीज़ें हैं इसके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर इसे लाइक भी कर दीजिए। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ये इंडिया का सबसे बड़ा एनर्जी यानी पावर एक्सचेंज है, और इसमें आप देखोगे तो पावर की ट्रेडिंग होती है और बाद में फिजिकल जो डिलीवरी है वो भी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज प्रोवाइड करता है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स और एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स, इसके लिए जो ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है वो भी आप देखोगे तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंजेस ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो आप सोचोगे कि पावर को कोई भी एक प्लेटफॉर्म पे क्यों ट्रेड करना चाहिए, या प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करके या एक्सचेंजेस के थ्रू ट्रेड करके उसका क्या एडवांटेज है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है या सबसे पहला एडवांटेज ये है कि प्राइस डिस्कवरी हो जाती है जब भी आप कोई एक एक्सचेंज पे या कोई एक प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हो। फॉर एग्जांपल आप एनएससी या बीएससी जो स्टॉक एक्सचेंजेस है वो आप देख लोगे तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो प्राइस डिस्कवरी हो जाती है। इसके अलावा आप देखोगे तो जो एक्सेसिबिलिटी होती है वो काफ़ी ईजी हो जाती है और ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। सारे जो रिकॉर्ड्स है वो एक्सचेंजेस पे आ जाते हैं, यानी किसने कितना पावर खरीदा है, किसने कितना बेचा है, कितने ड्यूरेशन के लिए है, ये जो सारे डिटेल्स है वो आप देखो तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में आपको मिल जाएंगे। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ये जो एक्सचेंज है वो CERC यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन इससे रेगुलेटेड है, और IEX ने उनके जो बिजनेस ऑपरेशंस है वो 2008 में शुरू किए थे। तो अभी हम देखते हैं कि उनके जो बिजनेस डेवलपमेंट्स है वो 2008 टू 2020 में कैसे रहे। तो 2008 में आप देखोगे तो उन्होंने डे अहेड मार्केट, ये उनका एक प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, तो उसकी शुरुआत की। और पहले आप देखोगे तो 58 पार्टिसिपेंट्स थे, और जो डे अहेड मार्केट का क्लियर्ड वॉल्यूम है वो 20 मिलियन यूनिट्स है। इसके बाद में 2009 में उन्होंने फर्स्ट ओपन एक्सेस कंज्यूमर उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, और उन्होंने टर्म अहेड मार्केट यानी टैम, ये जो अलग प्रोडक्ट है, ये थोड़े ज़्यादा दिन के लिए जो पावर है उसके लिए बेसिकली प्रोडक्ट होता है जिसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, तो उसकी भी शुरुआत की। 2010 में जो टोटल पार्टिसिपेंट्स डे अहेड मार्केट यानी डैम में थे वो 500 से ज़्यादा हो गए। उसके बाद में 2011 में उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स यानी REC, ये जो मार्केट है उसकी शुरुआत की, और जो फर्स्ट नॉन सोलर REC है उसका भी ट्रेड ये प्लेटफॉर्म में 2011 में हुआ। REC के बारे में भी हम आगे जाके काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो REC बेसिकली ये होता है कि जो रिन्यूएबल पावर है उसको ट्रैक करने के लिए रिन्यूएबल पावर जो सर्टिफिकेट्स है या एनर्जी सर्टिफिकेट्स है उनको क्रिएट किया जाता है, क्योंकि जब भी ग्रिड पे पावर आती है तभी उसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो कि कौन सी ग्रीन पावर है और कौन सी जो पावर है वो थर्मल पावर है या हाइड्रो पावर है या जो रिन्यूएबल पावर नहीं है। उसके बाद में 2012 में उन्होंने डैम यानी डे अहेड मार्केट में 15 मिनट्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उनको इंट्रोड्यूस किया, और जो फर्स्ट REC ट्रेड है सोलार का वो भी उन्होंने कंप्लीट किया यही ईयर में। इसके अलावा PGM टेक्नोलॉजीज से उन्होंने MOU साइन किया। 2013 में उन्होंने EPEX स्पॉट जो फ्रांस का एक मार्केट है उससे उन्होंने MOU साइन किया। 2015 में उन्होंने टैम यानी टर्म अहेड मार्केट राउंड द क्लॉक यानी 24 आवर्स के लिए शुरू किया। उसके बाद में 2016 में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को ISO सर्टिफिकेट मिला, और 2017 में उन्होंने स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग की BSE और NSE पे। 2018 में उन्होंने MOU JPEX, ये जो जापान की कंपनी है, उसके साथ साइन किया। उसके बाद में 2019 में सबसे हाईएस्ट जो वॉल्यूम ट्रेड हुए थे एक दिन के लिए डे अहेड मार्केट में वो 306 मिलियन यूनिट्स इतने थे। 2020 में उन्होंने नए जो बिट टाइप्स है उनका लॉन्च किया टर्म अहेड मार्केट में, और MOU साइन किया पावर लेजर ऑस्ट्रेलिया से। इसके बाद में उन्होंने इंडियन गैस एक्सचेंज, ये जो उनका सब्सिडरी है, उसका भी लॉन्च किया। इसके बाद में हम आगे जाके काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे
जनरली यदि आप देखोगे तो बहुत जो एनालिस्ट है वो गैस एक्सचेंज जो है IGX, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करते नहीं है क्योंकि इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। पर आपको ये वीडियो में मैं आपको काफ़ी डिटेल में बताऊंगा, हम आगे जाके उनका रेवेन्यू का क्या पॉसिबिलिटी है IGX का स्पेसिफिकली, उसका भी कैलकुलेशंस करेंगे। तो अभी हम पहले ये देख लेते हैं कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज कौन कौन से अलग अलग जो प्रोडक्ट्स है वो प्रोवाइड करता है। तो डे अहेड मार्केट ये इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है और इसमें आप देखोगे तो मोस्टली जो वॉल्यूम्स है यानी टोटल जो वॉल्यूम्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं उसका लगभग 90% वॉल्यूम डे अहेड मार्केट पे ही ट्रेड होता है। तो ये जो बेसिकली सेगमेंट है उसमें आप देखोगे तो वो नेक्स्ट दिन के लिए जो पावर लगने वाला है उसके लिए यहाँ पर बिडिंग होती है और प्राइस डिस्कवरी आप देखोगे तो क्लोज एंडेड है और डबल साइडेड ऑप्शंस है। तो यहाँ पर आप राइट साइड में उसका जो सिंबल है वो देख सकते हो, तो इसका मतलब बेसिकली डबल साइडेड ऑप्शन, और यदि दो एरोज है तो इसका मतलब कंटिन्यूअस मार्केट है। इसके बाद में अभी हम टर्म अहेड मार्केट देखते हैं। तो टर्म अहेड मार्केट में आप देखोगे तो जो पावर आपको नेक्स्ट 11 डेज तक लग सकता है उसके लिए बेसिकली ये सेगमेंट है। इसमें अलग अलग सब सेगमेंट्स आ जाते हैं जैसे कि इंट्राडे, डे अहेड कॉन्टिजेंसी, डेली कॉन्ट्रैक्ट्स और वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स। और ये जो टर्म अहेड मार्केट है वो उन्होंने 2009 में शुरुआत किया था। डे अहेड मार्केट की शुरुआत जो है वो जून 2008 में हुई थी। इसके बाद में रिसेंट उनका जो प्रोडक्ट आप देखोगे तो वो रियल टाइम मार्केट है, वो उन्होंने 1 जून 2020 को शुरू किया था। तो ये बेसिकली रियल टाइम में आप देखोगे तो आपको पावर की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पर आप बिड कर सकते हो और यहाँ से आपको पावर मिल सकती है। और जो डिलीवरी है वो एक्चुअल में विद इन एन आवर वो प्लान करते हैं। और यहाँ पर जो प्राइस डिस्कवरी है वो आप देखोगे तो कंटिन्यूअस है। डे अहेड और टर्म अहेड मार्केट्स में यहाँ पर ऑक्शन बेस्ड था। इसके बाद में ग्रीन टर्म अहेड मार्केट जिसको GTAM भी कहते हैं, जो उन्होंने 21 अगस्त 2020 को शुरुआत किया था ये मार्केट की। तो यहाँ पर बेसिकली ये डे अहेड मार्केट जैसा ही होता है, पर यहाँ पर यदि आपको ग्रीन कंपोनेंट ट्रेड करना है यानी ग्रीन पावर ट्रेड करनी है, रिन्यूएबल पावर ट्रेड करनी है, तो आप GTAM ये जो मार्केट है उसका यूज़ कर सकते हो। और मुझे स्पेसिफिकली लग रहा है कि नेक्स्ट आने वाले 3 to 4 ईयर्स में भी 5 ईयर्स में ये जो GTAM है उसमें अच्छे खासे जो वॉल्यूम्स है वो डेवलप हो सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है उनका वो रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स है। तो रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स इसका मतलब यदि आप पावर जनरेटर हो और आपने रिन्यूएबल पावर जनरेट किया है, तो आपने रिन्यूएबल पावर जनरेट किया या नॉर्मल थर्मल पावर जनरेट किया, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट जनरेट की जाती है जब भी कोई भी रिन्यूएबल पावर जो है वो जनरेट होता है। तो ऐसे जो सर्टिफिकेट्स है वो बाद में एक्सचेंजेस जो है उन पे ट्रेड हो जाते हैं। तो ऐसे जो सर्टिफिकेट्स है वो बाद में एक्सचेंजेस पे ट्रेड हो सकते हैं और IEX आप देखोगे तो ऐसे जो सर्टिफिकेट्स है उनको ट्रेड करता है। इसके बाद में का जो प्रोडक्ट है जिसका नाम है एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स। तो एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट इसका मतलब ऐसी जो पावर हेवी इंडस्ट्रीज होती है जिसमें पावर की बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरत होती है, तो ऐसी जो इंडस्ट्रीज होती है उनको कुछ मैंडेट दिया होता है कि यदि आप टोटल पावर्स में कुछ सेविंग करते हो आपके कंजम्पशन में, तो आपको ये जो एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स है वो दिए जाते हैं। और जो बाकी ऐसी इंडस्ट्रीज है जो एक्चुअल में जो पावर लगता है उससे सपोज ज़्यादा पावर यूज़ करती है, तो ये जो एक्सेस पावर कंज्यूम हुआ है उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए उनको ये जो एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स है उनको बाय करना पड़ता है, और जिन्होंने कम पावर यूज़ किया है वो सेल करते हैं और इससे उनको प्रॉफिट होता है। तो ये बेसिकली एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स है जिसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा IEX के 2 प्रोडक्ट जो है वो फ्यूचर में आने वाले हैं, जैसे कि लॉन्ग ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी अब तक आप देखोगे तो IEX के जो एनर्जी मार्केट्स में है वो लगभग 3 प्रोडक्ट्स है। एक है डे अहेड मार्केट यानी डैम जो नेक्स्ट डे पावर के लिए होता है, सेकेंड है टर्म अहेड मार्केट यानी टैम जो अप टू 11 डेज के लिए होता है, और जो रियल टाइम मार्केट है वो आप देखोगे तो वो रियल टाइम बेसिस यानी डेली के लिए है यानी आज के लिए है। लॉन्ग ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स यानी वो ग्रेटर देन 1 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, यानी ग्रेटर देन 1 मंथ टू 1 ईयर तक के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए वो लॉन्ग ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। ये जो प्रोडक्ट है जो आगे जाके वो लॉन्च करने वाले हैं इस पे वो जो पावर है वो ट्रेड होगा। और इसके अलावा जो IEX प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है फ्यूचर में जिसका नाम है GDAM यानी ग्रीन डे अहेड मार्केट, जैसे कि फिलहाल में वो उन्होंने GTAM लॉन्च किया है यानी ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। तो अभी हम डिटेल्स देख लेते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं और इसके बाद में एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं। तो RECs आर ट्रेडेबल इंटेंजिबल एनर्जी कमोडिटीज दैट रिप्रेजेंट द एट्रीब्यूट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि रिन्यूएबल जो पावर है उसको ट्रैक करने के लिए जो सर्टिफिकेट्स है
उनका क्रिएशन होता है। 1 REC यानी रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स रिप्रेजेंट्स 1 मेगावाट आवर ऑफ एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम renewable sources. Under the REC mechanism, a generator can generate electricity through renewable resources in part of the country. Renewable energy certificates are financial instruments purchased by obligated industries like distribution companies, captive power project owners, and other power consumers to meet their रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन टारगेट्स। यानी हर एक कंपनी को आप देखोगे तो कुछ रिन्यूएबल जो पावर है उसका यूज करना मैंडेटरी होता है और उसके लिए उनके रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशंस यानी आरपीओ के कुछ टारगेट्स होते हैं। RECs आर यूज्ड टू ट्रैक हाउ मच रिन्यूएबल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम एज एनर्जी ऑन द ग्रिड इज सेम। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पावर जो है या जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक बार ग्रिड पे आने के बाद में आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो कि ये जो पावर है वो रिन्यूएबल पावर है या ये जो पावर है वो थर्मल पावर है, क्योंकि पावर या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सेम ही होता है, पर उसका जो सोर्स होता है यानी जो जनरेशन होता है वो अलग हो सकता है। ड्यू टू द डिलेज इन द रिजोल्यूशन इन इम्प्लीमेंटिंग मैटर इन APTEL रिगार्डिंग द REC, द ट्रेड इन REC मार्केट डिड नॉट टेक्स प्लेस इवन ड्यूरिंग Q2 एंड Q3। तो यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ इश्यूज चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो केस है वो पेंडिंग है। जब रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद में जो RECs होंगे वो फिर से IEX ये जो एक्सचेंज है उस पर ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। RECs आर ओनली ट्रेडेड थ्रू एक्सचेंज, देयर इज नो अदर वे टू ट्रेड। यानी इसके अलावा यानी जो एक्सचेंजेस है उसके अलावा आप किसी पे भी जो RECs है वो ट्रेड नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर बेसिकली इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का आप मोनोपोली कह सकते हो। इसके अलावा भी और एक्सचेंजेस है जैसे कि PXIL, जिसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, और एक जो एक्सचेंज है PTC इंडिया, उनको भी आप देखोगे तो CERC ने जो ग्रीन सिग्नल है वो दिया है, पर ये अभी आप देखोगे तो बहुत ही स्मॉल स्केल पे है। तो उसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे जब हम IEX से जो कॉम्पिटिटर्स है इसके बारे में देखेंगे। तो नेक्स्ट जो है वो एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स है जो IEX पे ट्रेड होते हैं। तो एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स इज अ मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट डिजाइन फॉर द कंज्यूमर्स इन एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स जैसे कि एल्यूमिनियम, सीमेंट, थर्मल पावर प्लांट, फर्टिलाइजर्स, आयरन एंड स्टील, ऐसी जो इंडस्ट्रीज है उसमें पावर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस देयर स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन इन एवरी कॉम्प्लायंस पीरियड इन अकॉर्डेंस विद स्पेसिफाइड टारगेट्स। यानी एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स इसीलिए क्रिएट किए जाते हैं कि जो पावर हैवी इंडस्ट्रीज है जिसका जो यूज है टोटल पावर का वो थोड़ा कम हो। ओवर अचीवमेंट ऑफ एनर्जी सेविंग्स आर सोल्ड टू दोज हु अंडर अचीव इट। यानी जो ज़्यादा पावर जो सेविंग है वो अचीव करता है तो ये जो एनर्जी सेविंग्स है वो सेल किया जाता है जो उतनी जो पावर सेविंग है उसको अचीव नहीं कर पाता। द सर्टिफिकेट्स वेर क्रिएटेड अंडर परफॉर्म अचीव टेबल पैट स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो पैट का साइकिल है, पैट साइकिल 1 वॉज कंप्लीटेड इन 2017 एंड पैट साइकिल 2 ट्रेड सेशन इज एक्सपेक्टेड टू टेक्स प्लेस इन द फिजिकल ईयर 2021। देयरफॉर ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर 2020 ट्रेड सेशन ऑफ एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स वेर नॉट हेल्ड एंड दस नो सर्टिफिकेट्स वेर नॉट ट्रेडेड। इसके बाद में अभी हम ये देख लेते हैं कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का इकोसिस्टम क्या है, यानी कौन कौन से अलग अलग जो कस्टमर्स है वो IEX का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो तो जो टोटल रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स है वो 6700 है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जिसको डिस्कॉम भी कहा जाता है जो 50 से ज्यादा है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स 500 से ज्यादा है। तो ये बेसिकली एक सेलर्स मार्केट है जिसमें सेलर जो है वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू बायर्स। एक्टिव इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेंट्स यदि आप देखोगे तो टेक्सटाइल में 397, ऑटोमोबाइल्स में 141, मेटल में 196, सीमेंट 84, केमिकल में 138 और जो अदर्स है वो 299 है। इसके बाद में जो कस्टमर्स यदि आप देखोगे तो जो इंडस्ट्रीज है वो टोटल वो 4200 अलग अलग इंडस्ट्रीज है। डिस्कॉम्स यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है जो पहले हमने देखा वो 50 से ज़्यादा है। RE जनरेटर्स यानी रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर्स और जो ऑब्लिगेटेड एंटिटीज है वो 1700 से ज़्यादा है और जो एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स के रिलेटेड एंटिटीज है वो 100 से ज़्यादा है। इसके बाद में आप राइट साइड के पाई चार्ट में देख सकते हो कि कौन कौन सी जो इंडस्ट्रीज है वो कितना कंट्रीब्यूट करती है। तो टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है वो लगभग 32% कंट्रीब्यूट करती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 16.5, मेटल इंडस्ट्री 26.4, केमिकल लगभग 10%, ऑटो कंपोनेंट 6.6, सीमेंट 4.4, पेपर 3.3 और कॉटन लगभग 1% इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पे प्रेजेंट है। अभी हम देख लेते हैं कि टोटल ओवरऑल जो मार्केट है पावर का वो कैसा है। तो जैसे कि आप यहाँ पर ये टेबल पे देख सकते हो कि मैक्सिमम जो पावर ट्रेड होता है इंडिया में
वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनके, यानी लगभग 90% का जो पावर है वो थ्रू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है जो अप टू 25 ईयर्स के होते हैं। तो उसमें आप देखोगे तो टोटल जो पावर है वो 1244 बिलियन यूनिट्स, ये जो पावर है वो थ्रू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है, जिसको लॉन्ग टर्म पीपीए यानी पावर परचेसिंग एग्रीमेंट्स भी कहा जाता है। इसके बाद में अभी हम शॉर्ट टर्म जो पावर है उस पर आते हैं। तो शॉर्ट टर्म जो पावर है उसमें अलग अलग 3 सेगमेंट्स है, एक है बायलैटरल, दूसरा है एक्सचेंजेस और तीसरा है रियल टाइम। तो बायलैटरल ये जो मार्केट है इसमें हम देखेंगे आगे जाके कि ये एग्जैक्टली कैसे होता है। तो यहाँ पर जो पावर ट्रेड होता है वो लगभग 58 बिलियन यूनिट्स है, 4.2% है कंपेयर टू टोटल पावर जो आप देखोगे तो 1381 बिलियन यूनिट्स है। तो यहाँ पर बायलैटरल और बैंकिंग के कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। बायलैटरल क्या है, बैंकिंग क्या है, ट्रेडर्स क्या है, तो इसका मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद में जो सेकंड ऑप्शन है या जो सेकंड तरीका है पावर ट्रेड करने का वो एक्सचेंजेस पे है, जैसे कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ये एक्सचेंज है। इसके अलावा PXIL ये भी और एक एक्सचेंज है जो पावर ट्रेड का एक एक्सचेंज है। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो पावर ट्रेड हो सकता है वो अप टू 11 डेज हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया टैम यानी टर्म अहेड जो मार्केट है ये प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली। और इसके बाद में आगे जाके यदि आप देखोगे तो यहाँ पर एक सेबी और CERC का केस जो था वो सुप्रीम कोर्ट में था, जो लगभग आप देखोगे तो सॉल्व हो चुका है। तो उसके बाद में यदि CERC जो बेसिकली रेगुलेटर है पावर एक्सचेंजेस का, तो वो यदि उनको अलाउ करती है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को, तो लॉन्ग टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो भी ट्रेड हो सकते हैं जो अप टू 1 ईयर हो गए। पर एक्सचेंजेस का आप टोटल शेयर्स देखोगे, टोटल जो पावर ट्रेड हो रहा है वो लगभग 4% का है। और इसमें जैसे कि हमने पहले देखा अलग अलग ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो यहाँ पर उसके थ्रू पावर जो है वो ट्रेड होता है। इसके अलावा और एक प्रोडक्ट है जो रियल टाइम में आप देखोगे तो पावर ट्रेड होता है, और फिलहाल में टोटल 23 बिलियन यूनिट जो है वो इसके थ्रू ट्रेड हो रहा है, जो सिर्फ 1.7% है। तो इसमें भी आप देखोगे तो DSM यानी डेविएशन सेटलमेंट मैकेनिज्म, ये जो है ये एक वे हो सकता है। इसके अलावा अभी भी फिलहाल में RTM यानी रियल टाइम मार्केट, ये जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने रिसेंटली जो प्रोडक्ट लॉन्च किया था, तो ये जो रियल टाइम मार्केट के जो वॉल्यूम्स है वो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पे आ सकते हैं। इसके बाद में अभी हम देखते हैं कि टोटल इंडिया का जो पावर सेक्टर है उसका वैल्यू चेन क्या है। तो पहले तो जनरेटर्स होते हैं, तो जनरेटर्स जो होते हैं वो पावर को जनरेट करते हैं, जैसे कि आप देखो तो NTPC हो गया या टाटा पावर है, टोरेंट पावर है, अदानी पावर है। तो ये पहला स्टेज हो गया जो जनरेटर्स का है। इसके बाद में जो ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन यूटिलिटीज यानी ट्रांसमिशन लाइन से जो पावर है वो एक सिटी से दूसरी सिटी में आप देखोगे तो वो पहुंचा जाता है, और इसमें पावर ग्रिड हो गया या अदानी ट्रांसमिशंस, ऐसी अलग अलग कंपनीज हैं। इसके बाद में सिस्टम ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि नेशनल लेवल के कुछ रहते हैं, रीजनल लेवल के कुछ रहते हैं, यानी NLDC, RLDC। पावर ट्रेडर्स होते हैं, OTC कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और पावर एक्सचेंजेस होते हैं जैसे कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज या PXIL। और उसके बाद में जो पावर के डेरिवेटिव्स है जिसको सेबी रेगुलेट करने वाली है, ये जो डेरिवेटिव्स है उसका लॉन्च अब तक हुआ नहीं है, और ये जो डेरिवेटिव्स हो गए वो MCX पे ट्रेड हो गए। इसके बाद में यदि आप देखोगे तो यहाँ पर डिस्कॉम्स आ जाते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जिसमें महावितरण आप देखोगे तो महाराष्ट्र में उससे काफ़ी पावर आता है, टोरेंट पावर हो गया, रिलायंस पावर हो गया, या अदानी आप देखोगे तो यहाँ पर वो भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, CESC है। तो ये अलग अलग जो बेसिकली कंपनीज हैं जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। बाद में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आ जाता है, और ये जो पावर है वो अलग अलग जो कंज्यूमर है उसको यूज़ करते हैं, जैसे कि रिटेल कंज्यूमर हो गए या जो इंडस्ट्रीज़ है जिसमें हेवी जो पावर है उसका यूज़ होता है। तो ये ओवरऑल वैल्यू चेन हो गया इंडिया में जो पावर सेक्टर है उसका। उसके बाद में अभी हम और कुछ डिटेल देख लेते हैं पावर सेक्टर के रिलेटेड। तो पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इज एक्सपेक्टेड टू गो अप फ्रॉम 1181 यूनिट्स करंटली टू 1616 यूनिट्स ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स, ये एस्टिमेटेड है। इसके बाद में इंडिया टोटल इंस्टॉल पावर कैपेसिटी जो फिलहाल में आप देखो तो 370 गीगावाट्स है। इसके बाद में हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे कि वो आगे जाके कितना हो सकता है, या यहाँ पर उसका कॉम्पोजिशन है वो कैसे चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर टोटल पावर कैपेसिटी का लगभग 62% जो कैपेसिटी है वो थर्मल है, और जो रिन्यूएबल पावर की कैपेसिटी है उसमें आप देखोगे तो वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। 12% से ईयर ऑन ईयर यहाँ पर ग्रोथ आई थी, और 87 गीगावाट जो है वो फिलहाल में रिन्यूएबल पावर है इंडिया में, कंपेयर टू 78 गीगावाट्स इन 2019। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अ टारगेट ऑफ इंस्टॉलिंग टोटल 175 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी बाय एंड ऑफ 2020, जिसमें आप यदि देखोगे तो 100 गीगावाट जो है वो सोलार का है,
और इसके बाद में जो 60 गीगावाट्स है वो आप देखो तो विंड पावर है, 10 गीगावाट्स बायो पावर है और 5 जो गीगावाट्स है वो स्मॉल हाइड्रो पावर है। तो ये बेसिकली इंडिया का टारगेट है। इसके बाद में अभी हम आगे जाके भी देखेंगे कि 2030 तक जो टोटल इंडिया का पावर मिक्स है, यानी थर्मल कितना हो सकता है, रिन्यूएबल कितना हो सकता है, और कंपेयर करेंगे उसको 2020 यानी फिलहाल में, और आगे जाके आपको समझ जाएगा कि यहाँ पर पावर का जो मिक्स है उसमें कितना बड़ा चेंज होने वाला है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो करंटली 2020 में थर्मल जो है टोटल पावर का वो 62% है, और यदि आप टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी इंडिया में देखोगे तो वो 370 गीगावाट्स है। और ये कैपेसिटी में से जो सोलर है वो सिर्फ 9% है, विंड जो है वो फिलहाल में 10% है, और बाकी जो पावर है वो काफ़ी स्मॉल परसेंटेज में है। तो 2022 का ये टारगेट है कि जो थर्मल है वो 62 से रिड्यूस होकर 53% होना चाहिए, और जो सोलर यदि आप 9% का देखोगे तो 9% से वो इंक्रीज होकर 20% होना चाहिए। तो ये आप देखोगे तो एक मेजर टारगेट इंडियन गवर्नमेंट ने रखा है, जिसमें टोटल जो पावर होगा 370 गीगावाट से वो 500 गीगावाट्स हो जाएगा। और यदि आप 2030 का देखोगे तो 2030 में काफ़ी पूरा जो पावर मिक्स है वो चेंज होने वाला है, यानी 9% का 2020 में जो सोलर था वो 2030 में 36% का हो जाएगा, और जो थर्मल 62% का था वो लगभग 35% का हो जाएगा, और विंड पावर भी आप देखोगे तो वो 10% से 17% का हो जाएगा। यानी रिन्यूएबल जो पावर है वो आप देखोगे तो लगभग 40 to 45% ये प्लान है, और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि मे बी इंडिया वो प्लान से ज़्यादा भी कर सकता है। लगभग 50 to 60% का जो पावर है वो भी मे बी रिन्यूएबल पावर्स हो सकता है 2030 में। ऐसा यदि हो जाता है तो वो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इसके जो रीजंस है मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। और इंडिया इज ऑन द ट्रैक टू मीट इट्स टारगेट अंडर द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में 2030 तक इंडिया को मिनिमम 40% जो पावर है वो अंडर रिन्यूएबल पावर जो है उससे ही जनरेट करना होगा। तो अभी हम जो शॉर्ट टर्म पावर मार्केट से उसके डिटेल देखते हैं। तो पहला जो है वो एक्सचेंजेस के थ्रू पावर ट्रेड होता है, जिसमें 2018 में 48 बिलियन यूनिट, 2019 में 54, 2020 में 56, और फिलहाल में नवंबर 2021 में आप देखोगे तो जो ग्रोथ था वो लगभग 26.3% का था, और जो टोटल पावर ट्रेड हुआ था वो लगभग 47.47 बिलियन यूनिट्स ट्रेड हुए थे। बायलैटरल यदि आप देखोगे शॉर्ट टर्म में तो यहाँ पर वो डिक्लाइन हुआ है, लगभग 40.6% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन हुआ है। उसके बाद में DSM यानी डेविएशन सेटलमेंट मैकेनिज्म, इसके थ्रू भी पावर जो है वो ट्रेड होती है, तो यहाँ पर भी थोड़ा डिक्लाइन हुआ है। तो मेजर जो इंप्रूवमेंट हो रहा है या जो ग्रोथ हो रहा है वो एक्चुअल में एक्सचेंजेस के थ्रू ही हो रहा है, शॉर्ट टर्म जो पावर है उसमें। और फिलहाल में जो एक्सचेंजेस है वो लगभग शॉर्ट टर्म में जो भी पावर ट्रेड होती है उसका 50% कंट्रीब्यूट करते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि जो शॉर्ट टर्म का पावर मार्केट है उसके टोटल वॉल्यूम्स कितने हैं, और जो टोटल कंप्लीट पावर ट्रेड होता है इंडिया का जो पावर है उसका कितना परसेंटेज शॉर्ट टर्म पावर है। तो जैसे कि आप यहाँ पर लेफ्ट साइड के ग्राफ में देखोगे तो यहाँ पर 2011 में 82 बिलियन यूनिट शॉर्ट टर्म पावर था, जो 2020 में लगभग 137 बिलियन यूनिट्स का हुआ है। और यदि ओवरऑल यदि आप शेयर देखोगे टोटल पावर कंपेयर टू शॉर्ट टर्म पावर तो लगभग वो 10% के आसपास ही है। तो लास्ट 10 ईयर्स में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, शॉर्ट टर्म पावर उतना ही रहा है, लगभग 10% ही रहा है कंपेयर टू टोटल पावर। पर एक्चुअल में जो एक्सचेंजेस का शेयर है, जैसे कि आप राइट साइड के चार्ट में देख सकते हो येलो कलर में, वो एक्चुअल में बढ़ गया है। और यही चार्ट में आप जो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स है शॉर्ट टर्म पावर ट्रेड करने के लिए, जैसे कि DSM, डिस्कॉम्स और ट्रेडर्स, उसके भी डिटेल्स देख सकते हो। अभी हम देख लेते हैं कि शॉर्ट टर्म में जो पावर ट्रेड होने के अलग अलग मैकेनिज्म्स है या जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसके सारे डिटेल्स क्या है। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस यानी ये बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में। तो थ्रू बैंकिंग डिस्कॉम्स ट्राई टू ऑप्टिमाइज देयर पावर परचेस एंड सेल्स बाय मैचिंग सीजनल डिफरेंसेस। तो इसका मतलब यदि आप देखो तो हिमाचल प्रदेश हैज सरप्लस हाइड्रो जनरेशन पावर ड्यूरिंग समर्स एज स्नो कैप मेल्ट्स बट जनरेशन डिक्लाइंस ड्यूरिंग विंटर। उसके अपोजिट यदि आप देखोगे तो दिल्ली सीज द पीक डिमांड इन समर्स विच डिक्लाइंस इन विंटर्स। दस द टू स्टेट्स यानी हिमाचल प्रदेश और दिल्ली एंटर्स इनटू अ बैंकिंग अरेंजमेंट टू ऑप्टिमाइज देयर पावर परचेस एंड सेल्स। यानी एक समय में आप देखोगे तो एक के पास पावर है और एक समय में यदि आप देखोगे तो दूसरे स्टेट के पास पावर है। तो ये ऐसे कंडीशंस में दोनों स्टेट्स एक डील कर लेते हैं जिसको बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन प्रोवाइड अ सर्टेन स्टेबिलिटी विदाउट
हैविंग टू बी एक्सपोज टू द वेरिएंस इन एक्सचेंज प्राइजेस। तो यहाँ पर वो एक फिक्स प्राइस पे कुछ डील कर लेते हैं पावर के रिलेटेड। बैंकिंग अरेंजमेंट्स टू कंटिन्यू टू प्ले देयर रोल इन डिस्कॉम्स पावर परचेस एंड इट इज नॉट एक्सपेक्टेड आईईएक्स एंट्री इनटू लॉन्ग ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स यानी एलडीसीज टू लीड टू लार्ज शेयर गेन फ्रॉम दिस मार्केट। यानी ये जो मार्केट है उसमें आप देखोगे तो यदि आईईएक्स आगे जाके एलडीसी जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है उसका भी लॉन्च करता है तो ये जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के या जो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स के जो वॉल्यूम्स है वो जनरली शिफ्ट नहीं होंगे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पे। तो अभी हम देख लेते हैं कि टोटल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के थ्रू कितने पावर के वॉल्यूम जो है वो ट्रेड होते हैं और एज अ परसेंटेज कितना है कंपेयर टू शॉर्ट टर्म मार्केट। तो 2010 में यदि आप देखोगे तो ये लगभग 6 बिलियन यूनिट्स था, 2019 में वो 19 बिलियन यूनिट्स है। और टोटल यदि आप परसेंटेज में देखोगे कंपेयर टू शॉर्ट टर्म तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो है वो लगभग फिलहाल में 13% है। और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये जो पावर है वो जनरली कन्वर्ट नहीं होगा इवन इफ इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एलडीसी यानी जो लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट्स है, लॉन्ग ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स अप टू 1 ईयर, वो आगे जाके लॉन्च भी करता है। तो इसके बाद में अभी हम और एक मेथड देखते हैं कि जिससे जो पावर है वो इंडिया में ट्रेड होता है, जिसका नाम है डीप। तो डीप यानी डिस्कवरी ऑफ इफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी प्राइस। तो डीप वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट इन 2016 एंड द एम वाज टू मेक द कॉन्ट्रैक्टेड सोर्सिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय डिस्कॉम्स एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ट्रांसपेरेंट टू इंप्रूव द प्राइस डिस्कवरी। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस है डीप और एक्सचेंजेस में। तो अनलाइक एक्सचेंजेस टू डीप इज नॉट अ सेटलमेंट प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर सेटलमेंट नहीं होती, इट इज ओनली फॉर एग्रीगेशन एंड प्राइस डिस्कवरी। और प्राइस डिस्कवरी होने के बाद जो बायर्स और सेलर्स है उनको इंडिविजुअली ट्रांसमिशन का जो एक्सेस है वो लेना है और उसके बाद में जो पावर है उसकी डिलीवरी करनी है। एक्सचेंजेस में यदि आप देखोगे तो एक्सचेंजेस में जो ट्रांसमिशन है वो भी वो प्रोवाइड करते हैं। आईईएक्स प्लान्स टू एड्रेस दिस शॉर्टकमिंग्स बाय प्रोवाइडिंग एन एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म दैट अनेबल्स द सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड मैनेज काउंटर पार्टी रिस्क। तो यहाँ पर एलडीसी जो लॉन्ग टर्म के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, लॉन्ग ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स, उसको एक बार वो लॉन्च करते हैं तो ये जो डीप का जो वॉल्यूम है वो आप देखो तो आईईएक्स में शिफ्ट हो सकता है। तो अभी हम देखते हैं कि जो टोटल बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स है या जो डीप में जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसका वॉल्यूम कितना है। तो यदि आप देखोगे तो 2010 में वो लगभग 27 बिलियन यूनिट्स का था, 2020 में वो 47 बिलियन यूनिट्स है। तो इसका कुछ जो पोर्शन है मे बी 25%, 50% आगे जाके या उससे भी आगे जाके और जो ज़्यादा वॉल्यूम्स है जो डीप प्लेटफॉर्म में फिलहाल में ट्रेड हो रहे हैं या बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शिफ्ट हो सकते हैं बाद में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पे जब भी वो लॉन्ग ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स यानी एलडीसी जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उनका यदि वो लॉन्च करते हैं। तो यहाँ पर आप एलडीसी यानी लॉन्ग ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स के डिटेल देख सकते हो। तो करंटली इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पर जो पावर ट्रेड होता है तो वो 1 to 11 डेज तक का ही है। 1 डे में आप देखोगे तो रियल टाइम मार्केट और डे हार्ड मार्केट है और 11 डेज तक टर्म हार्ड मार्केट है। इसके बाद में यदि आपको ग्रेटर देन जो 11 डेज है उसके लिए पावर चाहिए होगा अप टू 1 ईयर तो लॉन्ग ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स वो लॉन्च करने वाले हैं। तो सेकेंड पॉइंट है, यदि आप देखो तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि देयर वाज अ jurisdiction issues between SEBI and CERC over regulation of such products. Although this is now settled with SEBI scheduled to regulate derivative contracts जो आगे जाके MCX पे ट्रेड हो गए, वो अब तक लॉन्च नहीं हुए हैं। और जो CERC है वो सारे फिजिकल डिलीवरी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उनको रेगुलेट करेगा। The company awaits the withdrawal of earlier appeals by SEBI and CERC over the issues। और एक बार ये हो जाता है तो उसके बाद में CERC के अप्रूवल के बाद में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एलडीसी यानी लॉन्ग ड्यूरेशन जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उनको लॉन्च कर सकता है। दिस वुड अलाउ इंडियन एनर्जी एक्सचेंज टू एंटर द बायलैटरल मार्केट जो ट्रेडर्स एंड डायरेक्ट बैंकिंग का है, जिसका टोटल लगभग साइज जो है वो 2019 में 67 बिलियन यूनिट्स का था। तो यहाँ पर कुछ जो और वॉल्यूम्स है वो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पे आगे जाके फ्यूचर में ट्रेड हो सकते हैं। तो उसके बाद में अभी हमने ये देख लेते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी एक्सचेंज का जो प्रेजेंस है यानी जो पावर रिन्यूएबल पावर से सपोज आगे जाके जनरेट होगी, जैसे कि हमने पहले देखा कि 2030 में इंडिया का टारगेट है कि मिनिमम 40% होनी चाहिए। तो उससे आईईएक्स को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो रिन्यूएबल्स आर इंटरमिटेंट सोर्स ऑफ जनरेशन विद वेरिएशन इन विंड पैटर्न, सोलर रेडिएशंस लीडिंग टू वोलेटिलिटी इन सब। तो इसका मतलब विंड का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है या सोलर का जो रेडिएशन है उसमें थोड़ा कमी आ जाती है, तो ये जो पावर है उसमें वोलेटिलिटी आ सकती है यानी कांस्टेंट पावर नहीं हो सकता ये। विद द इंक्रीज इन रिन्यूएबल पेनिट्रेशन लीडिंग टू हायर वेरिएबिलिटी इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग फॉर इंट्राडे इज एक्सपेक्टेड टू राइज। यानी यदि रिन्यूएबल जो पावर है उसका जो बेसिकली यूज है वो ज़्यादा बढ़ जाता है या जनरेशन बढ़ता है फ्यूचर में, तो ये जो सारा पावर होगा वो इंट्राडे में ट्रेड होगा जनरली।
दिस इज बीइंग विटनेस। तो इसके लिए हम देखते हैं कि ग्लोबली क्या हुआ है। तो यदि आप यूरोप में देखोगे, EEX ये एक्सचेंज जो है यूरोपियन एनर्जी एक्सचेंज which operates the largest spot power market in Europe, indicates intraday volumes on its exchange have almost doubled over the past 5 years, even as overall power consumption within the Europe has remained largely flat। यानी ये क्लियरली हमें इंडिकेट कर रहा है कि रिन्यूएबल का यदि यूज़ आगे जाके जो पावर है उसमें इंप्रूवमेंट होगा या इंक्रीज होगा 2030 तक 40% यदि हो जाएगा, तो RTM यानी रियल टाइम मार्केट, ये जो प्रोडक्ट इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने लॉन्च किया है उसमें आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा जो वॉल्यूम्स है वो शिफ्ट हो सकते हैं। अभी हम लास्ट 10 to 11 ईयर्स में जो पावर है उसमें क्या चेंजेस आया है, यानी अलग अलग जो मार्केट्स है, लॉन्ग टर्म मार्केट, शॉर्ट टर्म मार्केट, एक्सचेंजेस, ट्रेडर्स और DSM यानी डिविजन सेटलमेंट मैकेनिज्म, जो शॉर्ट टर्म मार्केट का एक प्रोडक्ट है, उसमें लास्ट 10 to 11 ईयर्स में एज अ परसेंटेज में क्या चेंज आया है। तो 2009 में जो लॉन्ग टर्म के टोटल पावर थी इंडिया में वो लगभग 93.86% कॉन्ट्रीब्यूट करती थी, जो 2020 में 88.3% हुआ है। और ये एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में यानी 2030 तक ये जो पावर है लॉन्ग टर्म की पावर वो और काफ़ी कम हो सकती है। शॉर्ट टर्म की जो टोटल पावर देखोगे तो वो 2009 में 6.1% था, 2020 में वो लगभग 10.27% हुआ है और ये फ्यूचर में और बढ़ सकता है। और यदि आप शॉर्ट टर्म पावर में देखोगे तो 3 अलग अलग टाइप्स आ जाते हैं, एक्सचेंजेस, ट्रेडर्स और DSM। तो एक्सचेंजेस में यदि आप देखोगे तो मेजर जो शेयर है वो गेन किया है उन्होंने, 0.4% था सिर्फ 2009 में और फिलहाल में वो 4.56% हुआ है। ट्रेडर्स का जो टोटल ओवरऑल शेयर है वो लगभग सेम ही है, 3.2% था 2009 में और फिलहाल में 3.72 है। DSM का भी यदि आप देखोगे तो वो लगभग सेम ही है, 2.1% 2009 में और 2% फिलहाल में 2020 में था। इसके बाद में यदि हम कंपेयर करेंगे कि बाकी जो कंट्रीज है इंटरनेशनली उसमें एज अ परसेंटेज में कितना पावर ट्रेड होता है शॉर्ट टर्म में कंपेयर टू टोटल पावर, तो यदि आप देखोगे तो नॉर्थ पोल में 91% ट्रेड होता है, जर्मनी में 49%, UK में 47%, नीदरलैंड में 39%, स्विट्जरलैंड में 34%, बेल्जियम में 23%, फ्रांस में 15%। और यदि आप इंडिया में देखोगे तो थ्रू एक्सचेंजेस सिर्फ 5% का जो पावर है वो ट्रेड होता है। तो आगे जाके फ्यूचर में इंडिया के लिए ये काफी एक सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि थ्रू एक्सचेंजेस काफी आप देखोगे तो बेनिफिट्स है पावर ट्रेड करने के। और ये जो फिलहाल में 5% का पावर थ्रू एक्सचेंजेस ट्रेड हो रहा है वो मे बी आगे जाके 15%, 20%, मे बी 30-40 भी हो सकता है। और इसके रिलेटेड कुछ इश्यूज भी है जिसके बारे में आगे जाके डिस्कस करेंगे, जैसे कि आप देखो तो मार्केट कपलिंग, एक नया जो CERC का ड्राफ्ट है, और इसके अलावा एम्बेड क्या है। तो ये भी हम देखेंगे कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को क्या रिस्क है और क्या अपॉर्चुनिटीज है। ये ग्राफ में आप देख सकते हो ग्रीन कलर में, तो टोटल जो शॉर्ट टर्म मार्केट है उसका कंपेयर टू टोटल पावर मार्केट इंडिया का, इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है, तो लगभग वो लास्ट 4-5 ईयर्स में स्टैग्नेंट है, जो लगभग 10% का है। इसमें से यदि आप एक्सचेंजेस में देखोगे, एक्सचेंजेस कंपेयर टू टोटल जो पावर है वो यदि आप देखोगे तो वो कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट हुआ है, उसमें 2.9% था वो, और 2021 नवंबर में वो लगभग 5.7% हुआ है। और इसके अलावा एक्सचेंज शॉर्ट टर्म मार्केट में कितना है वो भी आप देखोगे तो इसमें भी कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट हुआ है, 30.2% था। टोटल शॉर्ट टर्म मार्केट का जो पावर है वो एज ए एक्सचेंज पे ट्रेड होता था 2016 में, जो फिलहाल में आप देखोगे तो 53% हुआ है, यानी हाफ ऑफ द जो पावर है शॉर्ट टर्म का पावर वो फिलहाल में एक्सचेंजेस पे ट्रेड हो रहा है। और ये जो एक्सचेंजेस का परसेंटेज है विद इन शॉर्ट टर्म मार्केट, ये भी इंप्रूवमेंट हो सकता है इसमें फ्यूचर में। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म पावर कॉन्ट्रैक्ट्स है वो जैसे मैच्योर हो गए तो वो जो पावर होगा वो बेसिकली शॉर्ट टर्म में ट्रेड हो सकता है। तो टोटल जो एक्सचेंजेस का शेयर है वो फ्यूचर में ये एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी इंक्रीज हो सकता है। इसके रिलेटेड क्या क्या अलग अलग थीसिस पॉइंटर्स है इसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पे जो पावर है वो क्या प्राइस पे ट्रेड होती है, और उसको हम कंपेयर करेंगे कि जो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स है उस पे जो पावर है उसकी प्राइस क्या है। तो यदि आप येलो लाइन में देखोगे तो वो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का है, और यदि आप रेड लाइन देखोगे तो यहाँ पर वो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स की प्राइसिंग है। तो जनरली फ्रॉम 2011 टू 2020 मोस्ट ऑफ द टाइम या 100% ऑफ द टाइम IEX में जो पावर ट्रेड होती है वो काफ़ी चीप है कंपेयर टू जो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स की जो पावर है उसके जो रेट्स है उसके कंपैरिजन में। तो 2020-2021 फाइनेंशियल ईयर में 3.75 रुपीज़ पर यूनिट था बायलैटरल जो कॉन्ट्रैक्ट्स की प्राइस है, और इसके कंपैरिजन में जो एवरेज है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का वो लगभग 2.6 है। तो काफ़ी डिफरेंस है यहाँ पर। तो इससे ये हमें दिख रहा है कि फ्यूचर में जो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट जो है
वो IEX पे यानी एक्सचेंजेस पे डेफिनेटली शिफ्ट हो सकते हैं, जिससे IEX के जो वॉल्यूम्स है इसमें इंक्रीज आ सकता है। अभी हम मार्केट शेयर देख लेते हैं कि अलग अलग जो प्रोडक्ट्स है जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंजेस ने लॉन्च किए हैं। तो डे हेड मार्केट प्लस टर्म हेड मार्केट में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का लगभग 96% का मार्केट शेयर है। रियल टाइम मार्केट में 99% का। जी टाइम यानी ग्रीन टर्म हेड मार्केट, ये जो प्रोडक्ट है वो फिलहाल में सिर्फ IEX ने ही प्रोवाइड किया है, जिसमें उनका 100% का मार्केट शेयर है। रीन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स में 76% का और एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स में 100% का मार्केट शेयर है। तो यहाँ पर आप टोटल जो स्टेट्स है उसके डिटेल देख सकते हो कि अलग अलग जो प्रोडक्ट्स है उसमें कितने स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया है और कितने यूनियन टेरिटरीज ने पार्टिसिपेट किया है। सबसे ज़्यादा यदि आप जनरेटर्स पार्टिसिपेट आप देखोगे तो वो डे हेड मार्केट्स में ही करते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा मार्केट है जो टोटल 520 है। इसके बाद में इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स भी आप देखोगे तो डे हेड मार्केट में ही है जो टोटल 4377 है। आगे जाके जो रियल टाइम मार्केट है वो भी ग्रो करेगा जैसे जैसे जो वॉल्यूम्स है इसमें इंप्रूवमेंट होगा। इसके बाद में आप यदि यहाँ पर डेली एवरेज वॉल्यूम देख सकते हो कि एवरेज वॉल्यूम कितना है डे हेड मार्केट और टर्म हेड मार्केट में, और इसके अलावा जी टाइम REC और जो एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स है इसके भी डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट शेयर IEX का जो है वो सबसे ज़्यादा है, वो लगभग 96 to 99% है, और जी टाइम और एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स में यहाँ पर 100% का है। अभी हम देखते हैं कि आगे जाके इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है। तो पहले तो डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आगे जाके इंप्रूव होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स में। इसके बाद में जो 17 गीगावाट्स का थर्मल कैपेसिटी वो आप देखोगे तो वो बंद हो जाएगा 2022 तक, और इसके बाद में 2027 तक और 26 गीगावाट जो है वो रिटायर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पावर है, नेक्स्ट पावर जो नया पावर आएगा वो बेसिकली इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जैसे जो प्लेटफॉर्म्स है या ऐसे जो पावर एक्सचेंजेस है उस पर शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लास्ट 5 ईयर्स में यदि आप देखोगे तो कोई भी नए पावर परचेसिंग एग्रीमेंट्स यानी PPAs जो है वो थर्मल पावर के रिलेटेड साइन नहीं हुए हैं, और ये जो भी पावर होगा वो आप देखोगे तो वो एक्सचेंजेस पे आएगा, या बाकी भी हो सकता है जैसे कि बायलैटरल पावर है, पर मोस्टली मुझे लगता है कि आगे जाके एक्सचेंजेस पे ही पावर जो है वो आना चाहिए, क्योंकि एक्सचेंजेस के थ्रू जो पावर ट्रेडिंग होती है वो आप देखोगे तो उसकी जो प्राइस है वो सबसे कम है, और जो ट्रांसपेरेंसी है और प्राइस डिस्कवरी है वो एक बेस्ट प्राइस डिस्कवरी होती है। इसके बाद में यदि आप देखोगे तो 20 गीगावाट्स ऑफ अनटाइड मर्चेंट कैपेसिटी इन द कंट्री विल इंक्रीज द सप्लाई साइड लिक्विडिटी ऑन द एक्सचेंज। तो यहाँ पर ये जो एक्सचेंजेस का पावर मार्केट है वो बेसिकली सप्लाई डोमिनेंट है, यानी ज़्यादा सप्लायर्स है यानी ज़्यादा जनरेटर्स है कंपेयर टू कंज्यूमर्स। इसलिए इसका एक एडवांटेज ये है कि जो प्राइस डिस्कवरी है या जो प्राइसिंग है एक्सचेंजेस पे वो काफ़ी कम है कंपेयर टू जो बाकी पावर है, यानी बाकी जो प्लेटफॉर्म्स है या जो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स है जिसपे पावर ट्रेड होती है। इसके बाद में कोल और जो गैस की प्राइसेस है इसके रिलेटेड ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि वो स्टेबल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ओवर सप्लाई है जो बेसिकली कंज्यूमर्स के लिए काफ़ी बेटर है। इसके बाद में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज फ्यूचर में और जो कुछ प्रोडक्ट्स है जिनका लॉन्च वो करने वाला है, जिससे उनके जो वॉल्यूम से इसमें इंक्रीमेंट आ सकता है या इंप्रूवमेंट आ सकता है, जैसे कि लॉन्ग ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स यानी LDC, या क्रॉस बॉर्डर यानी इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज है जैसे कि नेपाल हो गया या बांग्लादेश हो गया, तो इनसे भी जो पावर है वो ट्रेड हो सकती है, और ये जो पावर है वो थ्रू इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जैसे जो प्लेटफॉर्म्स है इसके थ्रू भी ट्रेड हो सकती है। इसके अलावा जो ग्रीन डे हेड मार्केट है यानी जी डैम जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया, तो ऐसे अलग अलग जो प्रोडक्ट्स है वो सपोज वो फ्यूचर में लॉन्च करते हैं, तो इससे जो टोटल पावर इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में ट्रेड होगा, जो वॉल्यूम्स हो गए वो फ्यूचर में काफ़ी इंक्रीज हो सकते हैं, जिससे उनके टोटल प्रॉफिट्स और जो टोटल रेवेन्यूज़ है इसमें इंक्रीज आ सकता है। अभी हम ये देख लेते हैं कि टोटल इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पे जो वॉल्यूम्स ट्रेड हुए थे उसमें कैसे इंक्रीज हुआ था या उसमें कैसी ग्रोथ हुई थी। तो यदि आप 2009 में देखोगे तो 2009 में सिर्फ 2616 जो वॉल्यूम्स है वो ट्रेड हुए थे, और फिलहाल में 2020 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर में 53,881 जो वॉल्यूम्स है, ये जो वॉल्यूम्स है वो सारे मिलियन यूनिट्स में है, तो इतने ट्रेड हुए थे। और करंटली टिल दिसंबर 2021 क्वार्टर तो ये जो वॉल्यूम्स है वो 51,540 जो वॉल्यूम्स है वो ट्रेड हुए थे। और बाद में यदि आप फरवरी तक देखोगे तो फरवरी एंड तक ये जो टोटल वॉल्यूम्स है वो लगभग 65,000 हो चुके हैं, और मेरा ये एस्टिमेट है कि एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल ईयर 2021 ये जो टोटल वॉल्यूम्स हो गए वो लगभग 70,000 मिलियन यूनिट्स इतने हो सकते हैं, यानी कंपेयर टू 2020 यहाँ पर लगभग 30% का ग्रोथ आ सकता है, ये मेरा एस्टिमेशन है। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि मार्च मंथ के वॉल्यूम्स कैसे होते हैं, पर यदि आप फरवरी तक देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर 65,000 मिलियन यूनिट्स ये जो टोटल वॉल्यूम्स है
वो IEX पे ट्रेड हो चुके हैं। तो इसके बाद में अभी हम देखते हैं कि IEX एक्चुअल में उनके जो रेवेन्यूज है वो कैसे अर्न करता है। तो यहाँ पर 3 अलग अलग सोर्सेस है उनके रेवेन्यूज जो है उनका अर्निंग करने के लिए। तो इसमें से जो फर्स्ट है वो ट्रांजैक्शन फीस है, यानी बायर और सेलर में कोई ट्रांजैक्शन होता है, कोई पावर बाय या सेल होता है, तो इस पे IEX यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज कुछ फीस चार्ज करता है। फीस की जो डिटेल्स है हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इसके बाद में जो सेकंड है वो एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस है, यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज उनके जो कस्टमर्स है यानी बायर्स और सेलर्स से कुछ फिक्स जो है वो एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस लेती है। और जो थर्ड है वो वन टाइम एडमिशन फीस होता है। तो इसमें से यदि आप देखोगे तो मेजरली उनके जो रेवेन्यूज है वो ट्रांजैक्शन फीस से आते हैं। जब भी जो वॉल्यूम है वो IEX पे ट्रेड होता है तभी वो बायर्स और सेलर्स को कुछ फीस चार्ज करते हैं। इसके बाद में जो एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस है वो लगभग 7% है और जो एडमिशन फीस है वो लगभग 0.3% कॉन्ट्रीब्यूट करता है टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यूज का इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के। तो अभी हम डिटेल देख लेते हैं कि कौन कौन से अलग अलग जो फीस है। तो यहाँ पर पहले तो एडमिशन फीस है और ये जो सारे नंबर्स है वो लैक्स में है। तो एडमिशन जो फीस है वो 35 लैक्स है। इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो 25 लैक्स का है। प्रोसेसिंग फीस 0.1 आप देखोगे तो लैक्स है। और इसके बाद में एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस जो है वो 5 लैक्स की है। और इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ट्रांजैक्शन फीस है, जिससे उनके लगभग 93% के जो ऑपरेशनल रेवेन्यूज आते हैं। तो यहाँ पर ये जो फीस है वो रुपीज में है पर मेगावाट आवर के लिए, यानी सपोज आप 1 मेगावाट आवर पावर का ट्रेड करते हो तो आपको 20 रुपीज फीस होगी। या यदि आप इसको किलोवाट आवर में देखोगे तो ये जो फीस है वो 20 पैसा हो जाएगा। तो 20 पैसा वो पर किलोवाट के लिए चार्ज करते हैं, बायर के लिए भी और सेलर के लिए भी। यानी यदि IEX के एक्सचेंज पे 1 वॉल्यूम ट्रेड होता है तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को टोटल 40 पैसा एज अ फीस मिलती है जो ट्रांजैक्शन फीस है। इसके अलावा एनुअल क्लाइंट पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन फीस 1 लाख की है और जो मिनिमम नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है वो 150 लाख यानी लगभग 1.5 CR है। तो ये कंप्लीट इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का फी स्ट्रक्चर है, जिसमें जो मेजॉरिटी पोर्शन है वो ट्रांजैक्शन फीस का है, जो 93% ऑफ उनके ऑपरेशनल रेवेन्यूज उससे ही आता है। इसके बाद में अभी हम अलग अलग जो प्रोडक्ट्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज प्रोवाइड करता है उसके वॉल्यूम देख लेते हैं। तो पहले हम डे हेड मार्केट से शुरू करेंगे। तो डे हेड मार्केट्स में आप मंथली वॉल्यूम देख सकते हो। तो फरवरी तक का जो डेटा है मैंने यहाँ पर अपडेट किया है। तो फरवरी में जो वॉल्यूम्स थे वो लगभग 5123 हुए थे। और बीच में यदि आप देखोगे तो ये जो वॉल्यूम्स है वो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स हुए थे। और ड्यूरिंग लॉकडाउन जो वॉल्यूम्स थे वो थोड़े कम हुए थे, पर फिलहाल में जो वॉल्यूम का पिकअप हुआ है वो आप देखो तो काफ़ी अच्छा हुआ है डे हेड मार्केट में। और ये डे हेड मार्केट के जो वॉल्यूम्स हैं जो लगभग 90% है कंप्लीट टोटल जो वॉल्यूम्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। यानी बाकी सेगमेंट के जो वॉल्यूम्स है वो काफ़ी कम है कंपेयर टू डे हेड मार्केट। इसके बाद में अभी हम रियल टाइम मार्केट यानी RTM ये जो उनका प्रोडक्ट है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो प्रोडक्ट है वो उन्होंने जुलाई 2020 में लॉन्च किया था, जब भी उनके जो वॉल्यूम्स है वो टोटल 505.5 ये जो सारे नंबर्स है वो मिलियन यूनिट्स में है। और ये बाद में जो वॉल्यूम्स है वो कंटिन्यूसली यहाँ पर इंक्रीज हुए थे। जनवरी 2021 में उन्होंने सबसे हाईएस्ट जो वॉल्यूम्स है वो ये बेसिकली RTM के थ्रू ट्रेड किए थे जो 1233 है। और आगे जाके मुझे ये एक्सपेक्टेड है कि जो RTM के जो वॉल्यूम्स है वो आगे जाके भी काफ़ी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग ट्रिगर्स है और मेजर जो ट्रिगर है वो रीन्यूएबल एनर्जी यदि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पे ट्रेड होने लगती है तो RTM ये जो बेसिकली उनका सेगमेंट है तो इसके जो वॉल्यूम्स है वो आगे जाके फ्यूचर में काफ़ी इंक्रीज हो सकते हैं। इसके बाद में अभी हम ग्रीन टर्म हेड मार्केट के जो वॉल्यूम्स है उसके डिटेल्स देखेंगे। तो ये जो वॉल्यूम्स है वो अगस्त 2020 में लगभग सिर्फ 3 मिलियन यूनिट्स थे। सितंबर में वो इंक्रीज होके 83 लगभग उनके मिलियन यूनिट्स का यहाँ पर ट्रेड हुआ। और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो वॉल्यूम्स थे वो अक्टूबर 2020 में थे जो 208 मिलियन यूनिट्स थे। और ये जो ग्रीन टर्म हेड मार्केट है उसमें बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, एक है सोलर और दूसरा है नॉन सोलर। बाद में फरवरी में यानी रिसेंट मंथ में आप देखोगे तो टोटल जो वॉल्यूम ट्रेड हुए थे GTAM में वो लगभग 93.72 मिलियन यूनिट्स है। इसके बाद में अभी हम टोटल इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ये जो प्लेटफॉर्म है इस पे कितने वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं इसके डिटेल देखते हैं। और ये जो सारा डेटा है वो मंथली डेटा है। तो यहाँ पर हाईएस्ट जो वॉल्यूम ट्रेड हुए थे वो जनवरी 2021 में ट्रेड हुए थे जो लगभग 7434 मिलियन यूनिट्स ट्रेड हुए थे। और यदि आप ये पीरियड में देखोगे तो यहाँ पर जो वॉल्यूम्स है वो थोड़े कम थे, क्योंकि ड्यू टू लॉकडाउन जो टोटल एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी वो इंडिया में यहाँ पर कम हो गई थी। पर उसके बाद में कंटिन्यूसली ये जो वॉल्यूम्स है वो यहाँ पर आप देखोगे तो इम्प्रूवमेंट हुआ है उसमें। और मेरा ये एस्टिमेट है कि ये फाइनेंशियल ईयर में
कंपेयर टू लास्ट 2020 फाइनेंशियल ईयर टोटल जो वॉल्यूम्स है वो एटलीस्ट 30% से इंक्रीज हो सकते हैं। लगभग 70,000 मिलियन यूनिट्स यहाँ पर इंडियन एनर्जी एक्सचेंज कंप्लीट कर सकता है 2021 फाइनेंशियल ईयर में। अभी हम देख लेते हैं कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंजेस के कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है। तो यहाँ पर इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के अलावा और एक उनका कॉम्पिटिटर है जिसका नाम है PXIL यानी पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जो आप देखोगे तो NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज NCDX उन्होंने प्रमोट किया है। इसके अलावा और एक लाइसेंस मिला है PTC इंडिया जो IEX का सेकंड कॉम्पिटिटर हो जाएगा, जो बेसिकली आप देखोगे तो BSE और ICICI बैंक ने प्रमोट किया है। तो PXIL यदि आप देखो तो काफ़ी पुराना एक्सचेंज है, IEX के साथ ही उसकी शुरुआत हुई थी 2008 में, पर यदि आप मार्केट शेयर देखोगे PXIL का वो IEX के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। 2009 में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का टोटल मार्केट शेयर लगभग 94.6% का था, इसके कंपैरिजन में PXIL का सिर्फ 5.6% का था। और यहाँ पर आगे जाके जो मार्केट शेयर है वो कंटिन्यूसली रिड्यूस हुआ है। 2020 में यदि आप देखोगे तो यहाँ पर 95.4% इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी IEX का है और इसके कंपैरिजन में PXIL का सिर्फ 4.6% है। यानी डेफिनेटली इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ये एक मेजर आप देखोगे तो यहाँ पर प्लेयर है और लगभग ये मार्केट में मोनोपोली है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो वॉल्यूम्स है वो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पे ही ट्रेड होते हैं। आगे जाके हमें देखना होगा कि PTC इंडिया आने के बाद ये जो वॉल्यूम्स है उसमें क्या चेंजेस होगा, पर मेरा ये एस्टिमेट है कि यहाँ पर मेजरली जो वॉल्यूम्स होंगे या जो मेजर मार्केट शेयर होगा वो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का ही होगा। अभी हम और कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कि मार्केट कपलिंग और एम्बेड। तो ये बेसिकली क्या है, इसका IEX का जो बिजनेस है इस पर क्या इम्पैक्ट आ सकता है, और इसके बाद में ग्लोबली क्या हुआ है, क्या मार्केट कपलिंग ग्लोबली हुआ है या नहीं, यूरोपियन मार्केट जो है पावर मार्केट, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो मार्केट कपलिंग मीन्स द प्रोसेस वेयर बाय कलेक्टेड बिड्स फ्रॉम द all the power exchanges and match after taking into the account all bid types to discover the uniform market clearing price for the day ahead market or real time market or any other market as notified by the commission subject to market splitting। तो यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट कपलिंग होने के बाद सेपरेट ऐसे एक्सचेंजेस नहीं होंगे, वो बेसिकली आप देखो तो ब्रोकर्स बन जाएंगे। सारी जो प्राइसिंग होगी वो एक मार्केट कपलिंग ऑपरेटर होगा, वो बेसिकली मैच करेगा और आगे जाके जो पावर की डिलीवरी होगी वो आगे जाके कंप्लीट होगी। तो यदि मार्केट कपलिंग आ जाता है तो IEX की जो मोनोपोली है या IEX की जो बेसिकली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो बेसिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसके रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें हैं वो हम आगे जाके काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर बेसिकली मार्केट कपलिंग का मीनिंग यही है कि एक एंटिटी होगी जिसपे अलग अलग जो एक्सचेंजेस है उससे वो बिड कलेक्ट करेंगे और आगे जाके जो है वो मैचिंग होगी और बाद में पावर की डिलीवरी होगी। तो मार्केट कपलिंग से क्या हो जाएगा बेसिकली कि जो पावर है वो एक सिंगल प्राइस पे ट्रेड करेगी, यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पे कुछ अलग पावर है यानी अलग प्राइस की पावर है, PXIL में कुछ अलग है, PTC इंडिया पे कुछ अलग है। तो ऐसे नहीं होगा, फिलहाल में ऐसे हो रहा है कि क्योंकि फिलहाल में मार्केट कपलिंग नहीं है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पे कुछ पावर अलग हो सकती है उसकी प्राइस और PXIL में कुछ अलग हो सकती है। तो मार्केट कपलिंग का बेसिकली यूज यही है कि जो भी शॉर्ट टर्म में यानी एक्सचेंजेस के थ्रू पावर ट्रेड होगी उसकी जो प्राइस है वो सेम होनी चाहिए। पर यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ इश्यूज भी है, क्योंकि फिलहाल में जो शॉर्ट टर्म में पावर ट्रेड होती है वो सिर्फ 10% है, और इसमें से भी यदि आप एक्सचेंजेस में पावर ट्रेड देखोगे टोटल जो इंडिया में पावर ट्रेड होती है कंप्लीट पावर वो सिर्फ 5 to 6% है। तो यहाँ पर मार्केट कपलिंग लाने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही फिलहाल में छोटा मार्केट है, इसको पहले एक्सपांड होना चाहिए। और यदि ये सपोज फ्यूचर में एक्सचेंजेस में टोटल 30 to 40% की पावर ट्रेड होती है तो आगे जाके मार्केट कपलिंग इंडिया में ला सकते हैं। पर फिलहाल में जो पावर मार्केट का स्ट्रक्चर है जिसमें सिर्फ 4 to 5% की पावर है जो पावर एक्सचेंजेस पे ट्रेड होती है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट कुछ अचीव कर पाएगी मार्केट कपलिंग लाने के बाद। तो यहाँ पर मार्केट कपलिंग लाने के कुछ अलग अलग रीजंस हो सकते हैं जिसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क से कैसे चेंज हो जाएगा यदि मार्केट कपलिंग इंप्लीमेंट होता है। तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो तो यहाँ पर अलग अलग जो एक्सचेंजेस है उसकी जो प्राइस है वो अलग अलग हो सकती है, पर यदि मार्केट कपलिंग वो इंट्रोड्यूस करते हैं तो सारी जो प्राइजेस होगी वो सारी सेम प्राइजेस होगी। और आगे जाके हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच यानी एम्बेड ये जो सिस्टम है वो बेसिकली क्या है। यहाँ पर आप देखोगे तो कंप्लीट इंडिया में जो भी पावर ट्रेड हो रही है फिलहाल में शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म यानी सारी पावर, वो आप देखोगे तो ये एक ड्राफ्ट CERC ने किया है कि सारी जो पावर होगी वो थ्रू एक्सचेंजेस ट्रेड होनी चाहिए।
तो यदि ये इंप्लीमेंट हो जाता है तो उसके बाद में यदि मार्केट कपलिंग होती है तो ये बेटर हो सकता है। पर यदि सिर्फ मार्केट कपलिंग होता है और एम्बेड का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं होता है तो ये एक मेजर निगेटिव हो सकता है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के लिए। पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा ये होगा, क्योंकि हम अभी देखेंगे कि फॉरेन में यानी यूरोपियन कंट्रीज में बेसिकली क्या हुआ है, क्योंकि वहां पर भी आप देखो तो मार्केट कपलिंग इंप्लीमेंट हो चुका है। तो अभी हम देख लेते हैं कि एम्बेड क्या है। तो एम्बेड यानी मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच, ये जो मॉडल है वो 2018 में सीईआरसी ने ड्राफ्ट इशू किया था। तो अंडर दिस डिस्कॉम्स इंस्टेड ऑफ सेल्फ शेड्यूलिंग पावर, जो फिलहाल में हो रहा है कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है वो उनका जो पावर है वो खुद डिसाइड कर रही है कि कभी शेड्यूल करना है। तो सेल्फ शेड्यूलिंग के इंस्टेड क्या हो जाएगा कि ऑन देयर कॉन्ट्रैक्टेड पीपीएस यानी पावर परचेजिंग एग्रीमेंट्स वुड प्लेस अ बिड ऑन एक्सचेंज फॉर प्रोड्यूसिंग अ पावर on day ahead basis. This would thereby lead to optimization of power purchasing at national level. While the approach is noble, the model represents the uncertainties issues on the regulatory front. तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है कि सपोज एम्बेड का इम्प्लीमेंटेशन होता है तो इंडिया की जो सारी जो पावर है, लॉन्ग टर्म पावर प्लस शॉर्ट टर्म पावर, वो थ्रू एक्सचेंजेस ट्रेड होगी। और वो जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, यानी करंटली एक्सचेंज पे जो पावर ट्रेड हो रही है उसके कंपैरिजन में वो लगभग 15 to 20 टाइम्स बड़ा मार्केट है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आईएक्स के लिए काफ़ी एक ह्यूज बेनिफिट है सपोज एम्बेड का इम्प्लीमेंटेशन होता है तो। और एम्बेड के साथ सपोज मार्केट कपलिंग भी आ जाता है, यानी यहाँ पर 3 अलग अलग जो एक्सचेंजेस है उनका फिलहाल में आप देखोगे तो वो मार्केट में प्रेजेंट है, तो तीनों को इक्वल मार्केट शेयर भी मिल जाता है। फिलहाल में यदि आप देखोगे तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का डोमिनेंस है, लगभग 95 to 96% मार्केट शेयर उनका है। पर फ्यूचर में हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि सपोज वो 33% हो जाता है विद एम्बेड, यानी 20 टाइम्स मोर पावर जो है वो थ्रू एक्सचेंजेस ट्रेड होती है और आईएक्स का शेयर जो है वो कम हो जाता है 33% का। तो फिर भी आप देखोगे तो टोटल वॉल्यूम जो होंगे वो काफी बेटर हो सकते हैं, काफी ह्यूज हो जाएंगे कंपेयर टू करंट जो वॉल्यूम्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे हैं, जो लगभग 53 बिलियन यूनिट्स इतने हैं। और 2021 में लगभग वो 65 to 70 बिलियन यूनिट इतने हो गए। उसका आप देखोगे तो उसका 20 टाइम्स का 30% या 33% एक काफ़ी बड़ा नंबर होगा। पर यहाँ पर एम्बेड जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए भी कुछ चैलेंजेस है, क्योंकि पावर ये आप देखोगे तो ये एक स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट आ जाता है। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि एम्बेड का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। पर मुझे लगता है कि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन होगा और वो इतना इजीली नहीं हो सकेगा। इसके लिए हमें मिनिमम 3 to 4 ईयर या मे बी 5 ईयर्स का टाइम लग सकता है। तो हमें वेट करना होगा कि इसके ऊपर गवर्नमेंट या सीईआरसी का बेसिकली क्या स्टैंड है। तो मार्केट कपलिंग और एम्बेड के रिलेटेड मैनेजमेंट का यहाँ पर क्या कहना है इसके बारे में हम डिटेल्स देखते हैं। तो ये जो सारे डिटेल्स है वो कौन कौन से मैंने लिए हैं। तो यदि एम्बेड जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है तो टोटल जो एक्सचेंजेस पे पावर ट्रेड होगी वो 25 टाइम्स हो जाएंगी। पर यहाँ पे उन्होंने क्लियरली ये भी बताया है कि करंटली जो एग्जिस्टिंग 5% का मार्केट है जो थ्रू एक्सचेंजेस ट्रेड होता है, तो उसमें सिर्फ मार्केट कपलिंग नहीं आएगा, मार्केट कपलिंग प्लस एम्बेड आ सकता है। तो यहाँ पे अलग अलग जो केसेस है उसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। पर डेफिनेटली मुझे भी ये लगता है कि जो मार्केट कपलिंग है वो मे बी क्रॉस बॉर्डर जो आगे जाके जो एनर्जी का ट्रांसमिशन होगा या जो ट्रेड होगा उसके लिए भी मार्केट कपलिंग फिलहाल में वो ला सकते हैं। पर डेफिनेटली जो करंट मार्केट सिचुएशन है, पावर मार्केट की सिचुएशन थ्रू एक्सचेंज, उसके लिए मार्केट कपलिंग नहीं हो सकता। आइदर वो क्रॉस बॉर्डर के लिए है या वो थ्रू एम्बेड वो इम्प्लीमेंट करेंगे फ्यूचर में। और एम्बेड भी जो है वो डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करना इतना इजी नहीं है, काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो जो एम्बेड होगा वो भी पार्ट पार्ट में इम्प्लीमेंट होगा। 100% एम्बेड यानी 100% पावर थ्रू एक्सचेंजेस पॉसिबल नहीं है फिलहाल में, तो इसीलिए उसको पार्ट पार्ट में इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर भी आप कुछ डिटेल्स देख सकते हो रिलेटेड टू एम्बेड। तो यदि आप यहाँ पर लास्ट लाइन देखोगे तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज करंटली लगभग 60 बिलियन यूनिट्स की जो पावर है वो ट्रेड कर रहा है थ्रू उनके एक्सचेंज। और टोटल जो पावर इंडिया में ट्रेड होता है उसका जो मार्केट साइज है वो लगभग 1400 बिलियन यूनिट्स है। तो 1400 बिलियन यूनिट्स का सपोज इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को 50% का भी मार्केट शेयर मिल जाता है, यानी 700 बिलियन यूनिट्स यदि एम्बेड इंप्लीमेंट होता है तो 700 बिलियन यूनिट्स कंपेयर टू 60 बिलियन यूनिट्स यदि आप देखोगे तो वो 10 टाइम्स से भी ज्यादा है। यानी उनके जो टोटल प्रॉफिटेबिलिटी है, रेवेन्यूज है, टोटल वॉल्यूम्स है, वो 10 टाइम्स से ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये आप देखोगे तो काफी ह्यूज अपॉर्चुनिटी हो सकती है इवन विथ मार्केट कपलिंग। पर यदि सिर्फ मार्केट कपलिंग का इम्प्लीमेंटेशन होता है विदाउट एम्बेड तो ये काफी एक मेजर सेटबैक हो सकता है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को।
और इसका पॉसिबिलिटी मुझे लगता है कि काफ़ी कम है। इसके बाद में भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि उनको एक इंटरव्यू में पूछा था कि मार्केट कपलिंग और एम्बेड के बारे में क्या है, तो यहाँ पर उन्होंने यही बताया कि ये जनरली निगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। जो मार्केट शेयर है वो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज मेंटेन करेगा और थ्रू एम्बेड यहाँ पर जो वॉल्यूम्स है वो काफ़ी इंप्रूव हो सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली 3 केसेस आ सकते हैं। एक सिर्फ मार्केट कपलिंग हो जाएगा विदाउट एम्बेड, जो IEX के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। एक मेजर उनके जो रेवेन्यूज है उसमें ड्रॉप हो सकता है या उनके प्रॉफिटेबिलिटी में ड्रॉप हो सकता है। सिर्फ एम्बेड का इम्प्लीमेंटेशन होता है तो IEX के लिए बेस्ट है, क्योंकि जो मार्केट शेयर फिलहाल में IEX का 96%, वो लगभग उतना ही रहेगा 90-95% का। तो ह्यूज वॉल्यूम यानी 1400 बिलियन यूनिट्स का 90% वो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। पर सिर्फ एम्बेड डेफिनेटली इंप्लीमेंट नहीं होगा, उसका कोई लॉजिक नहीं है। थर्ड केस मुझे लगता है कि मोस्ट लाइकली केस हो सकता है जो मार्केट कपलिंग प्लस एम्बेड होगा। तो यहाँ पर यदि IEX को 30-50% का भी मार्केट शेयर मिल जाता है आफ्टर मार्केट कपलिंग प्लस एम्बेड, तो मुझे लगता है कि एक सिग्निफिकेंट उनके वॉल्यूम्स में फिर भी इंप्रूवमेंट हो सकता है, जो 10 to 12 टाइम्स हो सकता है। पर इसके लिए यानी एम्बेड स्पेशली इंप्लीमेंट करने के लिए काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि ये जो सिस्टम है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। क्योंकि इंडिया में जो पावर का कंप्लीट वैल्यू चेन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, वो इतना इजी नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि एम्बेड इंप्लीमेंटेशन के लिए मिनिमम 4 to 5 ईयर्स का समय लग सकता है। अभी हम ये देख लेते हैं कि ग्लोबली कौन कौन से अलग अलग पावर एक्सचेंजेस है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो 1998 में यूएसए में कुछ जो पावर एक्सचेंजेस है उनका लॉन्च हुआ था, यूरोप में 1996 में हुआ था, इसके बाद में अफ्रीकन कुछ कंट्रीज में 2001 में हुआ था, और इंडिया में सबसे लेट हुआ था 2008 में। और आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया में 2004 में हुआ था। इसकी जो डिटेल्स है हम आगे जाके देखेंगे। तो यहाँ पर अलग अलग जो पावर एक्सचेंजेस है उसके डिटेल दिए हैं। तो सिंगापुर, नॉर्डिक्स, इटली, जर्मनी, नीदरलैंड्स, फ्रांस और इंडिया का यहाँ पर डिटेल्स है। और उसके बाद में ये जो ग्राफ है वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट ग्राफ है, जिसमें 2004 to 2015 में टोटल जो पावर थ्रू एक्सचेंजेस एज अ परसेंटेज ऑफ कंप्लीट पावर, उसमें कैसे इंप्रूवमेंट हुआ है अलग अलग जो कंट्रीज के पावर एक्सचेंजेस है उसके रिलेटेड। तो मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ। और सब केसेस में आप देखोगे यानी सारे कंट्रीज में आप देखोगे तो एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल पावर कंपेयर टू जो थ्रू एक्सचेंजेस ट्रेड हो रहा है वो कंटिन्यूसली यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। इटली में आप देखोगे तो उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है, नेदरलैंड्स में हुआ है, सिंगापुर में तो 100% पावर जो है वो थ्रू एक्सचेंजेस ही ट्रेड होता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है, और इसीलिए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज मैं मेरे पोर्टफोलियो में भी होल्ड कर रहा हूँ। ये स्टॉक मेरे लिए फिलहाल में डबल से भी ज़्यादा मुझे इसमें रिटर्न्स मिल रहे हैं। इसके बाद जो यूरोपियन कुछ एक्सचेंजेस है इसके कुछ डिटेल देखते हैं कि यूरोप में बेसिकली कितना पावर ट्रेड होता है। और ये जो सारे नंबर्स है वो टेरावाट आवर्स में है, और 1 यूनिट यदि आप देखोगे पावर का 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। तो बेसिकली आप ये नंबर्स को कन्वर्ट भी कर सकते हो टेरावाट आवर से बिलियन यूनिट्स में। तो यहाँ पर ये जो वॉल्यूम्स है वो बेसिकली 2 एक्सचेंजेस के है, जो है EEX यानी यूरोपियन एनर्जी एक्सचेंज और दूसरा है नॉर्थ पोल। तो यदि आप 2018 में देखोगे तो लगभग जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ है EEX और नॉर्थ पोल में वो आप देखो तो 500 to 600 टेरावाट आवर या बिलियन यूनिट्स इतना है। और यदि आप इसको IEX से कंपेयर करोगे तो IEX का जो वॉल्यूम है वो सिर्फ 2020 में 53 बिलियन यूनिट्स इतना था, और इसके कंपैरिजन में EEX का लगभग 500 बिलियन यूनिट से भी ज्यादा है। यानी यूरोपियन पावर एक्सचेंजेस जो है वो लगभग 10 टाइम ज्यादा जो वॉल्यूम है कंपेयर टू IEX ट्रेड कर रहा है। पर यहाँ पर उनकी जो प्राइसिंग है वो काफी कम है कंपेयर टू इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज 0.2 पैसा बाइंग और सेलिंग के लिए पर यूनिट के लिए चार्ज करता है। हम आगे जाके ये जो यूरोपियन एक्सचेंजेस है उनकी बेसिकली ट्रांजैक्शन फीस क्या है, वो क्या चार्ज करते हैं, इसके डिटेल्स देखेंगे। पर यदि आप यूरोप में देखोगे तो मार्केट कपलिंग का जो कंसेप्ट है वो ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका था 2000 to 2008 के बीच में, पर फिर भी जो वॉल्यूम्स है अलग अलग एक्सचेंजेस में इसमें कोई भी ज्यादा चेंज नहीं आया। तो यदि इंडिया में भी मार्केट कपलिंग जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है और एक्चुअल में जो पावर के वॉल्यूम्स है वो काफी बढ़ जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि एक्सचेंजेस पे इंडिविजुअली कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। ये एक्चुअल में पॉजिटिव हो सकता है यदि मार्केट कपलिंग विद एम्बेड जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो इसके बाद में अभी हम जो फीस जो चार्ज करते हैं पावर एक्सचेंजेस, यूरोपियन पावर एक्सचेंजेस, उसके डिटेल देखते हैं। तो जनरली जो फीस चार्ज करते हैं EEX यानी यूरोपियन पावर एक्सचेंज और नॉर्थ पोल, वो आप देखोगे उसके कंपैरिजन में जो IEX की फीस है वो लगभग 4 to 5 टाइम्स है। पर इसका कुछ रीजन है, क्योंकि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पे जो वॉल्यूम्स ट्रेड होते हैं वो काफी कम है कंपेयर टू
जो यूरोपियन एक्सचेंजेस है, जिसमें लगभग 10 to 12 टाइम जो वॉल्यूम से वो फिलहाल में ट्रेड हो रहा है। तो फ्यूचर में मे भी ये हो सकता है कि सपोज वॉल्यूम बहुत बढ़ जाते हैं तो मे भी जो फीस है उसमें कुछ कमी आ सकती है। पर यहाँ पर जो रेगुलेशन है, यानी CERC ने जो रेगुलेशन सेट किया है, मैक्सिमम जो फीस है वो आप 7 पैसा पर यूनिट जो है वो चार्ज कर सकते हो। तो इसके रिलेटेड फिलहाल में तो कोई चेंजेस नहीं आया है। आगे जाके जब ये मार्केट बहुत बड़ा हो जाएगा, मार्केट साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, तभी हमें देखना होगा कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की जो फीस है उसमें कुछ रेगुलेशंस आता है, CERC कुछ अलग रेगुलेशंस लाती है या नहीं, तो इसके डिटेल्स हमें आगे जाके देखने होंगे। इसके बाद में अभी हम कुछ डेरिवेटिव्स के जो पावर कॉन्ट्रैक्ट्स है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और IEX के बीच में एक डील हुआ है, क्योंकि रिसेंटली यदि आप देखोगे तो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये ऑर्डर किया था कि जो सारे डेरिवेटिव्स के पावर कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए उसको सेबी रेगुलेट करेगा और जो स्पॉट मार्केट होगा उसको CERC रेगुलेट करेगा। तो यहाँ पर जो भी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से प्राइस डिस्कवरी होगी स्पॉट मार्केट की, उसके बेस्ड अपॉन जो भी डेरिवेटिव्स हो गए वो MCX में ट्रेड हो गए। तो इसके रिलेटेड MCX और IEX ने भी नोटिफिकेशन दिया था, और MCX के कॉन कॉल में एक क्वेश्चन था बेसिकली कि क्या एग्जैक्टली ये डील है, कितने परसेंटेज ऑफ द जो रेवेन्यूज है उसमें शेयरिंग किया जा सकता है। पर इसके रिलेटेड मैनेजमेंट ने ये कहा है कि अब तक कोई भी जो डील है वो पब्लिकली ओपन नहीं हुआ है। तो इसके रिलेटेड हमें वेट करना होगा कि एक्चुअल में जो डील है उसके डिटेल्स क्या है। पर मुझे लगता है कि मेजरली जो पोर्शन होगा वो MCX का ही होगा और एक स्मॉल पोर्शन जो होगा वो IEX का हो सकता है, क्योंकि एक्चुअल में जो डेरिवेटिव्स ट्रेड हो गए वो MCX पे ट्रेड हो गए, IEX पे नहीं। IEX में आप देखोगे तो सिर्फ डिलीवरी होगी उसका, या जो स्पॉट मार्केट होगा। यदि आप यूरोपियन मार्केट्स का स्पॉट और डेरिवेटिव्स के वॉल्यूम्स देखोगे तो डेरिवेटिव्स के वॉल्यूम जनरली 4 to 5 टाइम्स ज्यादा होते हैं कंपेयर टू जो स्पॉट वॉल्यूम्स है। तो यहाँ पर MCX में जो ट्रेड होगा आगे जाके फ्यूचर में वो बहुत बड़ा हो सकता है कंपेयर टू जो स्पॉट के वॉल्यूम्स है, यानी IEX के जो वॉल्यूम्स है। पर हमें ये भी देखना होगा कि MCX वो जो डेरिवेटिव्स के ट्रेड्स है उसको पर यूनिट के लिए को कितना चार्ज करते हैं, तो इसके ऊपर MCX का जो रेवेन्यूज है या जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी डिपेंड करेगा। पर इसके रिलेटेड अभी फिलहाल में आप देखोगे तो कोई भी क्लैरिटी नहीं है। पर डेफिनेटली इंडिया में भी सेम पैटर्न हो सकता है। जो भी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पे स्पॉट पे वॉल्यूम ट्रेड हो गए उसके लगभग 3 to 4 टाइम 5 टाइम्स जो वॉल्यूम्स हो गए वो डेरिवेटिव्स में ट्रेड हो गए। अभी हम इंडियन गैस एक्सचेंज के बारे में डिस्कस करेंगे जो IGX है, और ये उनका एक सब्सिडरी है, यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का इंडियन गैस एक्सचेंज ये एक सब्सिडरी है। तो इंडियन गैस एक्सचेंज जो है वो 16 जून 2020 को इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने लॉन्च किया था, और यहाँ पर आगे जाके उनके काफ़ी बड़े प्लान्स है इंडियन गैस एक्सचेंज के रिलेटेड, जिसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो जो IGX है, तो IGX ऑफर्स प्रोडक्ट विद इन डे एड एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स डेली, वीकली, वीकडे, फोर्टनाइटली एंड मंथली एट 3 फिजिकल हब्स इन दहेज, गुजरात, हजीरा जो भी गुजरात में है, और ओडुरू जो आंध्र प्रदेश में है। और इसके अलावा और 3 हब्स आने वाले हैं, जैसे कि आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो, दाभोल में, ईस्ट CBM और काकीनाडा में। तो इसके बाद में पहले तो हम जो इंडिया में कंप्लीट गैस का मार्केट है इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो इंडिया में जो भी गैस का मार्केट है उसमें 2 सेगमेंट्स है। एक जो है वो इंपोर्ट होता है गैस, और जो दूसरा है वो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करके इंडिया में कंजम्पशन होता है। तो टोटल जो गैस मार्केट है वो लगभग 166 MMSCD इतना है, और इसमें से जो 53% जो है वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड है, और इसका जो कंजम्पशन है वो बाद में इंडिया में होता है। और बाद में जो बैलेंस 47% है, यानी लगभग 78 MMSCD ये जो है वो LNG का इंपोर्ट करता है इंडिया, और इसमें से जो 50 MMSCD है वो बेसिकली स्पॉट पे ट्रेडिंग होता है। और इसमें आप देखोगे तो IGX बेसिकली इसका जो मार्केट शेयर है इसमें से वो ले सकता है। आगे जाके मैं आपको कंप्लीट कैलकुलेशन बताऊंगा कि IGX का रेवेन्यूज कितना हो सकता है, और टोटल 166 MMSCD ये जो गैस का मार्केट है इसमें से IGX कितने वॉल्यूम जो है वो कैप्चर कर सकता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि IGX का जर्नी कैसे रहा। तो जून 2020 में उसका लॉन्च हुआ था, उसके बाद में सितंबर 2020 में फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन है उसका डिलीवरी हुआ ऑन गेल। अक्टूबर 2020 में जो फर्टिलाइजर और जो ग्लास बेसिकली इंडस्ट्रीज है उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उसके रिलेटेड भी ट्रेड हुआ। इसके बाद में दिसंबर 2020 में PNGRB बेसिकली ये जो एक रेगुलेटर है उन्होंने IGX के लिए ऑथोराइज किया एज अ फर्स्ट इंडियन गैस एक्सचेंज। इसके बाद में 2020 में रिसेंटली यदि आप देखोगे तो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स ने IGX को ज्वाइन किया था, जैसे कि
अदानी टोटल गैस हो गया, या इसके अलावा गेल ने भी कुछ स्टेक लिया था, 5% का स्टेक IGX में, मैक्सिमम 5% का लिमिट है। तो गेल ने 5% लिया था, अदानी टोटल गैस ने 5% लिया था और टोरेंट पावर ने भी 5% लिया था। तो ये जो 3 पावर कंपनीज है उन्होंने इंडियन गैस एक्सचेंज में लगभग 15% का स्टेक लिया है और ये उनके एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स है। इसके बाद में जनवरी 2021 में ही 2 पाइपलाइन से ट्रेड हुआ, जो है PIL और गेल। इसके बाद में अभी हम गैस मार्केट जो है उसके कुछ डिटेल देख लेते हैं। तो 2019 में यदि आप देखोगे तो जो टोटल पाइपलाइन है इंडिया में गैस के रिलेटेड वो 17,000 किलोमीटर्स का है और 2022 फाइनेंशियल ईयर में ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि वो पाइपलाइन इंक्रीज होके लगभग 88% से इंक्रीज होके 32,000 किलोमीटर्स का हो जाएगा। लेफ्ट साइड के ग्राफ में आप देख सकते हो कि कौन से जो पाइपलाइंस है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पाइपलाइंस है और कौन से जो पाइपलाइंस है वो नए आने वाले हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन फिलहाल में है। राइट साइड में आप देख सकते हो कि 2019 में जो LNG के इंपोर्ट्स है, जो इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है गैस, वो लगभग 37.5 MMPTA था और इसमें 66% का इंक्रीज होके वो 62.5 हो जाएगा 2022 फाइनेंशियल ईयर में। इसके बाद में अभी हम ये देख लेते हैं कि जो टोटल कंप्लीट गैस मार्केट है इंडिया का, जो 166 MMSCMD है, तो उसका स्प्लिट क्या है बेसिकली। तो इसमें आप देखोगे तो फर्टिलाइजर हो गया, पावर सेक्टर हो गया, CGD, या इसके बाद में रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स और अदर्स, ऐसे अलग अलग इंडस्ट्रीज आ जाती है, जिसमें आप देख सकते हो कि टोटल कंजम्पशन कितना है, टोटल डोमेस्टिक गैस इसमें से कितना है और LNG कितना है और सेक्टर का कितना शेयर है। तो फर्टिलाइजर 27% यानी सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है उसका टोटल गैस कंजम्पशन में, पावर का 19%, CGD 20%, रिफाइनरी 13%, पेट्रोकेमिकल 7% और अदर्स जो है वो 14% है। और इसमें आप स्प्लिट देख सकते हो, डोमेस्टिक गैस कितना है और इंपोर्टेड LNG कितना है। इसके बाद में जो नीचे का लेफ्ट साइड का चार्ट है, इसमें आप देख सकते हो कि जो टोटल इंडिया में गैस का कंजम्पशन है उसमें कैसे ग्रोथ हुई थी। 2014 में यदि आप देखोगे तो वो लगभग सिर्फ 140 to 145 MMSCMD था, जो 2019 में लगभग 166 MMSCMD हुआ है। और इसमें से यदि आप डोमेस्टिक गैस का परसेंटेज देखोगे तो वो 34% का था 2014 में, जो फिलहाल में 47% हुआ है और बचा हुआ जो 53% है वो इंडिया इंपोर्ट करता है। तो ये जो सारे अलग अलग डिटेल्स है कंप्लीट गैस सेक्टर के हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इंडियन गवर्नमेंट का ये प्लान है कि करंटली जो टोटल एनर्जी सेगमेंट है या एनर्जी सेक्टर है उसमें जो गैस है वो 6% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो 2030 तक ये प्लान है कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन 6% का है वो आगे जाके 15% करना है। यानी लगभग आप देखोगे 2030 तक जो फिलहाल में 166 MMSCMD जो डिमांड है गैस की या ये जो यूज़ है वो 600 MMSCMD इतना हो सकता है 2030 तक। तो यहाँ पर आप सारे ट्रेड्स के डिटेल्स देख सकते हो। इंडियन गैस एक्सचेंज पे जो भी ट्रेड हुआ है फिलहाल में उसके डिटेल्स है। यानी फर्स्ट ट्रेड जो था वो 19 जून 2020 में हुआ था, उसके बाद में 26 to 30 जून 20 कौन से ट्रेडिंग हब में हुआ है, ट्रांजैक्शन का टाइप क्या है, ट्रेड का कितना क्वांटिटी था, ट्रेड का प्राइस कितना है, तो ये सारे डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हो। तो फिलहाल में अब तक यदि आप देखोगे तो टोटल जो गैस ट्रेड हुआ है इंडियन गैस एक्सचेंज पे वो लगभग 91,200 MMBTU, ये बेसिकली यूनिट है जिसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि कन्वर्जेंस कैसे होते हैं। पर 91,200 MMBTU ये जो पावर है वो फिलहाल में ट्रेड हुई है। और इंडियन गैस एक्सचेंज पर MMBTU 4 रुपीज चार्ज करता है गैस ट्रेड करने के लिए विदाउट डिलीवरी और 6 रुपीज चार्जेस है विद डिलीवरी। तो अभी हम कुछ कैलकुलेशंस देख लेते हैं कि फ्यूचर में इंडियन गैस एक्सचेंज की जो रेवेन्यूज है वो कितने हो सकते हैं। ये एक रफ कैलकुलेशन है, मेरे अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली मैंने कैलकुलेशन किया है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर अभी देखा कि पहले टोटल इंडिया का गैस जो मार्केट है वो फिलहाल में 166 MMSCD इतना है और आगे जाके फ्यूचर में जो गैस मार्केट है 2030 तक वो लगभग 600 MMSCD इतना हो सकता है। यदि आप इसका 30% देखोगे तो 30% बेसिकली स्पॉट ट्रेडिंग है, जिसमें जो बेसिकली IGX का यानी इंडियन गैस एक्सचेंज का वो एड्रेसेबल मार्केट है या वो उतना मार्केट साइज है। तो 30% ऑफ 166 लगभग हो जाएगा 49.8 MMSCD। तो यदि आप 50% मार्केट शेयर इसमें से देख लेते हो 49.8 डिवाइड बाई 2 तो वो 24.9 MMSCD उतना हो जाएगा। और यही 2030 तक जो एड्रेसेबल मार्केट है वो 90 MMSCD इतना हो जाएगा। तो यदि आप कन्वर्जेंस देखोगे तो 1 MMBTU इक्वल टू 25.2 SCM है और 1 SCM इक्वल टू 0.0396 MMBTU है। तो
तो 25.9 जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, जो IGX का मार्केट शेयर हो सकता है 50%, तो इससे कितना MMBTU हो जाए, तो 24.9 MMSCD यानी लगभग 35.9 करोड़ MMBTU इतना हो जाता है, और 90 MMSCD इसका मतलब लगभग 130 करोड़ MMBTU हो जाता है। तो यदि हम कंजर्वेटिवली ये एज्यूम करते हैं कि 4 रुपीज़ MMBTU विदाउट जो डिलीवरी है वो अज्यूम करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली यदि आप देखोगे तो जो रेवेन्यूज हो गए इंडियन गैस एक्सचेंज के वो लगभग 143.6 करोड़ के हो सकते हैं। और यदि आप यहाँ पर 70% का पैट मार्जिन अज्यूम करते हो तो लगभग जो पैट होगा यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंडियन गैस एक्सचेंज से वो 100 करोड़ का हो सकता है 24.9 MMSCD से, जो फिलहाल का मार्केट साइज है। 2030 में जो मार्केट साइज है वो सपोज 600 MMSCD हो जाता है, तो जो रेवेन्यू होगा वो 90 MMSCD होगा, और यदि आप 4 रुपीज से इसको कैलकुलेट करोगे तो जो रेवेन्यू होगा वो 520 करोड़ का होगा, और 70% पैट से वो लगभग 365 करोड़ हो सकता है 2030 फाइनेंशियल ईयर में। पर हमें यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज देखना होगा कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का जो सब्सिडरी है इंडियन गैस एक्सचेंज, इसमें IEX मैक्सिमम 25% का ही स्टेक होल्ड कर सकता है, और जो बचा हुआ 75% का स्टेक है वो उनको डाइल्यूट करना होगा। तो सपोज हमारा जो कैलकुलेशन था 365 करोड़ का, तो इसको यदि हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो लगभग 91 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी आ सकता है 2030 में इंडियन गैस एक्सचेंज से ही। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का अलग होगा। इसके बाद में अभी हम 2 केसेस लेते हैं जिसमें अलग अलग जो प्रॉफिट है वो कितना हो सकता है। तो सपोज IGX का जो शेयर है वो 50% के जगह 75% होता है, तो टोटल जो पैट है वो 91 करोड़ के जगह 136 करोड़ हो जाएगा। सपोज जो स्पॉट मार्केट है वो 50% हो जाता है, जो 30% हमने अज्यूम किया था सारे कैलकुलेशंस में, और इंडियन गैस एक्सचेंज को 75% इसका मिलता है मार्केट शेयर, तो जो टोटल पैट होगा वो 227 करोड़ होगा। और इसके 227 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से यदि आप कंपेयर करोगे करंट इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का कंप्लीट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करंटली वो 197 करोड़ का है 2020 में। तो इसका मतलब इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का जो प्रॉफिट है वो 2030 तक डबल हो सकता है इंक्लूडिंग IGX। पर इसके अलावा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का जो सेपरेट प्रॉफिटेबिलिटी होगा वो भी काफ़ी बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रोथ हो रहा है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो मेरा एस्टिमेट जो है 2030 तक कंपेयर टू करंट उनका जो पैट है, मुझे लगता है कि यहाँ पर लगभग एटलीस्ट 7 to 8 टाइम्स उनके प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज हो सकता है नेक्स्ट 10 ईयर्स में। इसके बाद में अभी हम कंप्लीट जो सारे फाइनेंशियल डिटेल्स है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की अब तक के, उसके डिटेल्स देखते हैं। तो 2016 में यदि आप देखोगे तो रेवेन्यू जो था वो 175 करोड़ का था, और इसमें से जो EBITDA था वो लगभग 125 करोड़ का था। जो 2020 में रेवेन्यू 257 करोड़ का हो गया, और जो EBITDA है वो लगभग 204 करोड़ का हो गया। और इसमें से जो EBITDA का परसेंटेज है या EBITDA का जो मार्जिन है वो लगभग IEX ने मेंटेन किया है 79 to 80% का। यदि आप ROE और ROC देख लोगे तो यहाँ पर ROC काफ़ी बेटर है। ROC लगभग 61 to 62% का था उनका 2017 और 2018 में। फिलहाल में IEX का जो कैश है वो थोड़ा इंक्रीज हो गया है, इसीलिए 2020 में यदि आप ROC देखोगे तो वो 52.6% का है। यदि आप ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो वो स्टेबल है लगभग 44 to 45% का। अभी हम फ्री कैश फ्लो जनरेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मोस्टली जो प्रॉफिट है वो सारा कन्वर्ट हो जाता है फ्री कैश में। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का जो प्रॉफिटेबिलिटी 2013 में था वो लगभग 66 करोड़ का था, और उनका जो फ्री कैश फ्लो जनरेशन था वो 74 करोड़ का था। इसके बाद में 2017 में काफ़ी इंप्रूवमेंट हो गया, उनके टोटल फ्री कैश जनरेशन में 205 करोड़ का कैश उन्होंने जनरेट किया था, और 114 करोड़ का पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उन्होंने पोस्ट किया था। उसके बाद में 2018 में उन्होंने जो टेक्नोलॉजी कंपनी है उसको एक्वायर कर लिया, और इसीलिए वही ईयर में फ्री कैश जो है वो निगेटिव है। बाकी सारे ईयर्स में आप देखोगे तो लगभग पैट के आसपास ही है। और बाद में 2019 में जो पैट है वो 165 करोड़ का है, और उसके कंपैरिजन में जो फ्री कैश फ्लो जनरेशन है वो 135 करोड़ का है। 2020 में यानी रिसेंट ईयर में 178 करोड़ का पैट था, और 124 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेशन है। तो फ्री कैश फ्लो जनरेशन काफ़ी यहाँ पर स्ट्रांग है, क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे तो ये एक एक्सचेंज है या एक प्लेटफॉर्म है, और ये जो फ्री कैश इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जनरेट कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको बिजनेस डेवलप करने के लिए कुछ कैश की ज़रूरत है। तो आगे जाके ये जो सारा कैश है वो बेसिकली वो डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मुझे लगता है IEX फिलहाल में भी जो 50% ऑफ उनके जो प्रॉफिट्स है उनको एज ए डिविडेंड दे रहा है, और आगे जाके ये काफ़ी बढ़ जाएगा। इसके अलावा मुझे लगता है कि वो बायबैक भी कर सकते हैं। तो देखना होगा कि आगे जाके कैपिटल एलोकेशन का मैनेजमेंट का क्या स्ट्रैटेजी है।
अभी हम ग्रोथ ड्राइवर्स देख लेते हैं आईईएक्स के। तो पहला तो रियल टाइम जो मार्केट है उसमें एक्सपेंशन हो सकता है ड्यू टू जो रिन्यूएबल पावर प्लांट्स है उनकी कैपेसिटी में इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद में जो पीपीएस है, लॉन्ग टर्म के पीपीएस पावर परचेजिंग एग्रीमेंट्स, वो जैसे खत्म हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो उसका जो वॉल्यूम है वो शिफ्ट हो सकता है एक्सचेंजेस पे, जैसे कि आईईएक्स। इंडियन गैस एक्सचेंज के बारे में अभी हमने डिस्कस किया काफ़ी डिटेल में, तो यहाँ पर भी आप देखो तो फ्यूचर में ग्रोथ आ सकती है इससे। इसके बाद में जो डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स आगे जाके एमसीएक्स में लॉन्च हो गए, तो हमें देखना होगा कि आईईएक्स और एमसीएक्स का यहाँ पर क्या जो रेवेन्यू शेयरिंग मैकेनिज्म है या क्या उन्होंने एग्रीमेंट किया है, इसकी जो डिटेल्स है वो फिलहाल में पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है। तो इससे भी जो रेवेन्यूज़ हो गए या प्रॉफिटेबिलिटी है उससे आ सकता है। इसके बाद में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट्स है ग्रेटर दैन 1 मंथ या ग्रेटर दैन बेसिकली 11 डेज अप टू 1 ईयर, ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो आगे जाके आईईएक्स लॉन्च करेगा आफ्टर सीईआरसीएल का जो अप्रूवल है वो मिलने के बाद। तो इससे भी उनके जो रेवेन्यूज़ है और जो प्रॉफिटेबिलिटी है इससे ग्रोथ हो सकता है। जी डैम यानी ग्रीन डे हेड मार्केट, इसका भी वो लॉन्च करेंगे आगे जाके। और इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर जो ट्रेडिंग है वो भी पॉसिबल है, इसके रिलेटेड सीईआरसी काम कर रहा है। तो ये अलग अलग ग्रोथ ड्राइवर्स हो सकते हैं फ्यूचर में आईईएक्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें ग्रोथ होने के लिए। यहाँ पे कुछ रिस्क भी है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि सपोज सिर्फ मार्केट कपलिंग इंप्लीमेंट होता है और एम्बेड इंप्लीमेंट नहीं होता है, तो ये एक मेजर रिस्क है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के लिए। और इसके अलावा जो फीस वो चार्ज कर रहे हैं, यानी पावर के लिए पर वॉल्यूम के लिए जो भी फीस इंडियन एनर्जी एक्सचेंज चार्ज कर रहा है, तो उसमें सपोज कुछ रेगुलेशन आ जाता है। फिलहाल में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज 2 पैसा पर यूनिट चार्ज कर रहा है, तो सपोज इसमें 1 पैसा हो जाएगा या ½ पैसा हो जाएगा, तो यहाँ पर एक काफ़ी इशू आ सकता है, क्योंकि ये कम्प्लीटली रेगुलेटेड आप देखोगे तो इंडस्ट्री है, तो ये जनरली रिस्क है। तो ये वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और इंडियन गैस एक्सचेंज के बारे में। मैंने आपको बताया कि कौन कौन से अलग अलग जो प्रोडक्ट्स है वो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पे ट्रेड करते हैं, जैसे कि टर्म हेड मार्केट, डे हेड मार्केट, रियल टाइम मार्केट, ग्रीन टर्म हेड मार्केट, या इसके अलावा भी जो अलग अलग सर्टिफिकेट्स है, यानी एनर्जी सर्टिफिकेट्स हो गए या रिन्यूएबल सर्टिफिकेट्स हो गया। इसके बाद में हमने डिस्कस किया कि मार्केट कपलिंग क्या है और एम्बेड क्या है, या जो फॉरेन एक्सचेंजेस है जैसे कि यूरोपियन एक्सचेंजेस है उसमें बेसिकली क्या हुआ था, और बाद में हमने इंडियन गैस एक्सचेंज के बारे में डिस्कस किया। तो काफ़ी डिटेल ये वीडियो था। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये जो सारा कंप्लीट डिस्कशन मैंने किया इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और इंडियन गैस एक्सचेंज के रिलेटेड, इससे उनको भी काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा।